नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू द क्यूरियस पॉडकास्ट। ये पॉडकास्ट डेडिकेटेड है यूपीएससी एस्पिरेंट्स को। नहीं नहीं नहीं, हम कोई ये वाली गाइड्स और टिप्स नहीं बताने वाले कि आपको यूपीएससी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कैसे करना है, या फिर हम वो फ्लैशी लाइफ नहीं दिखाने वाले हैं। वी आर गोइंग टू टॉक टू द मेजर चंक ऑफ द स्टूडेंट्स हु डू नॉट गेट सिलेक्टेड और इवेंचुअली ड्रॉप आउट फ्रॉम द यूपीएससी साइकिल। यस, आप लोगों से हमें बात करनी है। और आज की हमारी स्पेशल गेस्ट हैं वैष्णवी, नवी नवी वैष्णवी। दैट्स व्हाट हर इंस्टा हैंडल सेज। तो बात करते हैं। सो जस्ट टू गिव यू एन इंट्रोडक्शन अबाउट वैष्णवी। वैष्णवी वाज an UPSC aspirant herself. She prepared and then she eventually came out of the cycle, and now she's a political consultant. She's been working for almost a year now, and हम उनसे समझेंगे कि कैसे आफ्टर स्पेंडिंग सो मच ऑफ टाइम इन द यूपीएससी प्रिपरेशन कैसे उससे बाहर निकलना है एंड कैसे अपने लिए अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी है। और भी बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो एक यूपीएससी एस्पिरेंट के दिमाग में आते हैं, एंड वी हैव वैष्णवी टू आंसर ऑल ऑफ दोस क्वेश्चंस। वेलकम टू द शो वैष्णवी, हाउ आर यू फीलिंग टुडे? Thank you so much for having me on the show, yeah. And I'm feeling good. And this is like the first time ki I have shared this on my channel, but to con like have a conversation regarding it, like a one-to-one conversation, so it feels different. So I'm very much excited, and let's just see कि कैसे ये जाता है वीडियो आगे तक. So yeah. राइट। सो आई थिंक हमें एकदम शुरू से शुरू करना चाहिए वैष्णवी। लेट्स स्टार्ट विद योर बैकग्राउंड, बिकॉज अ लॉट ऑफ आवर ऑडियंस इज इंटरेस्टेड इन नोइंग व्हाट इज वैष्णवी स्टोरी। सो आपकी स्टोरी से शुरुआत करते हैं, स्कूलिंग, ग्रेजुएशन एंड देन फाइनली डिसाइडिंग टू टेक अप यूपीएससी। तो आई होप मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा रही बिकॉज आई एम अ वेरी स्टोरी टेलर टाइप ऑफ अ पर्सन. तो फिर भी मैं ट्राई करूंगी कि थोड़ा कट शॉर्ट रखती हूँ बिकॉज आफ्टर ऑल नॉट एन आईएएस अभी. तो आई थिंक पीपल वोंट बी लाइक मच इंटरेस्टेड टू नो कि कितनी बैक स्टोरी है, क्या है. बट लाइक यार, एवरी ऑर्डिनरी पर्सन. स्कूलिंग मेरी गाजियाबाद से हुई है. एंड आई वॉज वेरी मच इन टू को करिकुलर तब भी. और मैं पढ़ाई में भी काफी मतलब ऐसा टॉपर टाइप ऑफ बच्चा कह सकते हो आप मुझे. मे बी दैट वॉज द रीजन कि मेरे बैक ऑफ द माइंड में, इवन इफ नॉट मेरे बट मेरे घर खानदान में होता है ना कि ये बच्चा पढ़ाई में अच्छा है तो आईएएस बन सकता है, ऐसा वाला था. बट माई पेरेंट्स हैव बीन वेरी सपोर्टिव, तो उन्होंने कभी ऐसा बोला नहीं कि करना है कुछ या समथिंग रिलेटेड टू दैट. सो आई गॉट 10 सीजीपीए 10th में. तो एवरीबडी वॉज लाइक कि साइंस साइड लो एंड ऑल. बट तब भी मुझे ना तो साइंस में इतना इंटरेस्ट था, प्लस आई वॉज लाइक कि कुछ नया. बिकॉज क्या होता है, 10th तक आप सेम चीजें पढ़ते हो, देन उसके बाद यू गेट द अपॉर्चुनिटी कि आप 11th 12th में कुछ नया पिक कर सकते हो अगर आपको कुछ पार्ट वीक लग रहे हैं तो. बिकॉज साइंस में मुझे ऐसा लगता था कि आई वॉज नॉट दैट मच मतलब कंफर्टेबल. सो आई टुक अप कॉमर्स. तो मेरे ना जो गोल्स होते हैं वो यूजुअली अभी तक भी 2 to 3 years रिलेटेड ज्यादा होते हैं, इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि 10 साल बाद क्या करना है. तो जब मैंने कॉमर्स ली तो मुझे ये था कि मुझे टॉप किसी दिल्ली यूनिवर्सिटी कॉलेज में जाना है. तो आई हैव मेड अ लिस्ट कि ये 3 or 4 कॉलेजेस हैं जिन्हें मैं टारगेट कर रही हूँ, एसआरसीसी, हिंदू, हंसराज. देन मुझे मैथ्स भी पसंद नहीं थी, बट आई टुक अप मैथ्स कि बिकॉज बीकॉम ऑनर्स के लिए, बिकॉज बीकॉम ऑनर्स के बेटर करियर प्रोस्पेक्टिव्स होते हैं, तो उसके लिए मैथ्स इज कंपलसरी. तो अगर आप उसमें मैथ्स में टॉप भी ना करो तो यू शुड बी क्लियर कि भाई मैथ्स है आपके पास तभी आप एलिजिबल हो. तो हम्म। मतलब जस्ट टू शो कि मैं ऐसे 2-3 साल के लिए क्लैरिटी रखती थी कि ये नहीं होना चाहिए कि 12th कर ली फिर पता चल रहा है कि यार जो मुझे कोर्स करना है उसके लिए मैं एलिजिबल ही नहीं हूँ. सो आई टुक अप मैथ्स. देन बीकॉम ऑनर्स के लिए मतलब आई गॉट थ्रू इनटू हंसराज कॉलेज. हम्म। देन 3 साल में भी मतलब मैं ऐसे थी कि बिकॉज 2-3 साल का ही प्लान था तो मैं ऐसे थी कि अभी फोकस करते हैं सीवी बनाने में. और आई डोंट नो हाउ आई एंडेड अप इतने टफ कम्पिटेटिव एग्जाम में. बिकॉज स्टार्टिंग में मुझे ये रहता था कि बहुत रैट रेस है, नहीं इतना उस चीजों में पढ़ना है, तो आई विल जस्ट फिक्सेट माई माइंड टू अच्छे से अपना सीवी बनाओ. मतलब बहुत सारी सोसाइटीज का पार्ट थी, मैं इलेक्शंस में लड़ी थी, तो मेरा नेचर थोड़ा स्कूल टाइम से ही था. देन फाइनल ईयर में मतलब फाइनल सेमेस्टर में आई वॉज लाइक कि कंफ्यूज. मतलब मैं जीमैट मैंने कोचिंग ली थी जीमैट के लिए, दे भी दिया था एग्जाम, स्कोर भी डिसेंट आया था, एसओपीज वगैरह मैं लिख रही थी. तो आई हैड अ कॉन्वर्सेशन विद अ फ्रेंड एंड ही वाज लाइक कि यार यूपीएससी में ये बेनिफिट्स होते हैं, ये सब होता है. तो मुझे तब पहली बार से स्ट्रक किया बिकॉज कहीं ना कहीं स्पेशली वही है कि आप थोड़ा नॉर्थ साइड में मैंने कल्चर ज्यादा देखा है कि लोग गवर्नमेंट जॉब्स के लिए काफी ना ऐसे
उस चीज को एक पेडेस्टल पे रखते हैं कि वो तो एक बार करना ही चाहिए। तो वो ट्रू। कोई सबकॉन्शियसली मेरे माइंड में था। पेरेंट्स ने कभी ऐसे खुद से नहीं बोला था, उनको ये था कि कुछ अच्छा कर लेगी, सो जैसा ठीक लगे कर लो। तो फिर मेरे दिमाग में खुद से आया कि ये एग्जाम यार, एक्चुअली क्या था, मैं 11th तक ना बहुत ज्यादा को करिकुलर में रहती थी, डांस में, ड्राइंग्स में, सब में। बट 12th में जब मेरे एग्जाम्स आए तो मैं हर एक चीज छोड़ के पढ़ पाई पूरे साल, मतलब मुझे इतना फर्क भी नहीं पड़ा। तो मुझे ये था कि अगर मैं 3 साल कॉलेज में बहुत ज्यादा भले ही इधर उधर मतलब चीजों में मैंने पार्ट लिया है, पढ़ाई साइड में आप रखते हो, आपको लगता है कि आप डिसेंट, मतलब आई गॉट ऐसे 8 CGPA, तो मैंने कहा इतना एकदम सफिशियंट है और वो डुएबल होता है। अगर आप डीयू में पढ़ रहे हो तो आप एक महीने पहले भी पढ़ोगे तो डुएबल है। तो हम्म। मैंने ये चीज सोची कि यार अभी मुझे सब छोड़ना पड़ेगा और ये सब चीजें साइड में रखनी पड़ेगी, पढ़ाई टफ है। बट मुझे हम्म। कभी पढ़ाई से ना डर नहीं लगा था। तो हम्म। टू बी वेरी ऑनेस्ट आई वाज लाइक यार, पढ़ ही रहे हैं, जीमैट के लिए भी पढ़ रहे हैं, वहां जाके भी पढ़ेंगे, जॉब्स में फंसेंगे, एक बार यूपीएससी पढ़ाई कर लेते हैं। तो मैंने लिटरली इसी वाले माइंडसेट से मैं घुसी थी कि यार है तो प्रोफेशन अच्छा ही, हम्म। और पढ़ाई तो कर सकते हैं, मतलब कुछ ऐसा टफ चीज नहीं लगती राइट। थी मुझे तब तक। सो फिर मैंने कॉलेज अपना कंप्लीट ही किया। एंड हम्म। एक और चीज इसमें, मतलब मैं आई हैड टू पुट कि मेरे टाइम पे क्या होता था ना कि जो टॉपर्स थे वो ऐसे वाले आने शुरू हो गए थे जिनका एक एक दो दो साल में मतलब एग्जाम निकल रहा था। सो लाइक यू ओके। यू माइट हैव हर्ड अबाउट टीना डाबी। तो वो यस। तो सबसे ज्यादा इस चीज के लिए फेमस है बिकॉज शी गॉट AIR 1 इन हर फर्स्ट अटेम्प्ट। तो मेरे हम्म। दिमाग में ये भी हो गया था कि यार 1-2 साल में इट्स पॉसिबल। तो हम्म। इसमें मतलब मैं थोड़ा शायद स्टोरी से भटक रही हूँ, बट आई हैड टू गिव अ डिस्क्लेमर कि हम लोग ना ये चीज तो देख लेते हैं कि फर्स्ट अटेम्प्ट में निकला है, बट हम ये नहीं देख रहे हैं कि शी टुक अप ह्यूमैनिटीज, है ना। उसके बाद उन्होंने कॉलेज में भी, अगर आप उनके इंटरव्यूज में देखो, कॉलेज में भी कोचिंग ले रही थी। तो इट्स लाइक कि उन्हें 5 साल हो गए हैं तैयारी करते हुए, 11th 12th में शी हैव रेड दीज थिंग्स, उन्होंने 3 साल कोचिंग ली, उसके 1 साल बाद उन्होंने कोचिंग ली, और मतलब उनका हार्ड वर्क है। बट हमें लगता है कि हम वो चीज 1-2 साल में कर लेंगे। और अगर हम एक्चुअली में 98% ऑफ द ऐसे लोग देखें जिनका फर्स्ट या सेकंड अटेम्प्ट में निकला है, तो उन्हें कॉलेज से पता होता है कि उन्हें तैयारी करनी है, तो वो करते हम्म। भी रहते हैं। जैसे मेरे केस में क्या हुआ कि आई वॉज नॉट लाइक अप फॉर इट कि मुझे करना ही है। हम्म। बट इंटरव्यूज में हमने टिप्स ले लिए कि आपके भाई ये हमारे जो है कि ये बुक्स पढ़नी है, कोचिंग हम्म। लगा लेंगे, पढ़ना है पढ़ लेंगे, हो जाएगा, न्यूज़पेपर पढ़ना है, ये सब कवर करना है। तो वो वाली चीज, मतलब मैं और भी बच्चों को भी बोलूंगी कि यार इस चीज का भी ना ध्यान रखो आप। अगर मैं ये नहीं कह रही आप 5 साल दो एग्जाम को, मतलब हम्म। मेरे भी ऑलमोस्ट 5 साल ही हो गए थे। बट आप ये एक्सपेक्ट करके घुसोगे अगर उस चीज में कि 1-2 साल में निकल जाओगे विदाउट एनी प्रायर नॉलेज ऑफ दिस, तो हम्म। मुश्किल होता है, मतलब रेयरली ही निकलता है। और ये राइट। एकदम हार्ड फैक्ट है जो हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं, बट दिस इज द ट्रूथ। तो यही चीज हुई। मैंने फिर उसके बाद मेरी ना एज जो है इसमें क्या होता है, 21 चाहिए होती है। हम्म। और जब मैं कॉलेज से ग्रेजुएट हुई थी तो तब तक आई वॉज नॉट एलिजिबल फॉर द एग्जाम। तो राइट। आई वॉज लाइक कि 2 साल है मेरे पास, तो मैं अच्छे से अपना जो है, मतलब 2 साल आपके पास आ जाए तो आप थोड़ा सा लिथार्जिक एटीट्यूड आ जाता है। 1 साल में एग्जाम है और 2 साल में, तो उसमें फर्क होता है। तो हम्म। मैं पहले साल में ऐसे थी कि ऑप्शनल सब्जेक्ट लेती हूँ अपना, अच्छे से उसकी पढ़ाई करूंगी। तो मैं 1 साल मैंने ऑप्शनल अच्छे से किया, एंड मैं करंट अफेयर से फेमिलियर हो रही थी। एंड देन सेकेंड ईयर में मैंने कोचिंग ज्वाइन करी थी, करोल बाग में ही रह रही थी मैं। हम्म। तो दिस वाज द स्टोरी कि यहाँ से मैंने से पिक किया अपनी यूपीएससी वाली जर्नी को। हम्म। तो अभी मैं आप जैसे क्वेश्चन जैसे पूछोगे कि एग्जैक्टली मैं क्या, कैसे ईयर बाय ईयर हुआ वो बताऊं, या मतलब एग्जैक्टली वॉट एवर यू वांट टू आस्क अबाउट दिस। हम्म। तो राइट। मतलब मेन तो मेरे को यही जानना था कि जो लाइक कोर मोटिवेशन था बिहाइंड ज्वाइनिंग यूपीएससी, बट आई थिंक आई गॉट अ सटल आंसर ऑफ इट कि कहीं ना कहीं वो आप सही कह रहे हो कि इंडिया में आई डोंट नो अबाउट साउथ, बट हाँ इंडिया में एटलीस्ट जो पूरा नॉर्दर्न रीजन है वहां पर गवर्नमेंट जॉब्स को तो लाइक ऐसा माना जाता है कि आपका हो गया एक बार गवर्नमेंट जॉब तो पूरी लाइफ आपकी सेट है। और इनफैक्ट ये डायलॉग बोलते हैं ना कि अगर आपकी फैमिली में एक आईएएस बन जाए तो आपकी 7 फैमिली जनरेशन का जो है सीन राइट सॉर्ट हो राइट जाता राइट। है। राइट, 7 पुश्ते आपकी जो हाँ तो वो घर वो बैठ के माइंडसेट से खाएंगे, डेफ। तो वो वाली चीज हो जाती है। Right. So, I think we can like now move forward towards the UPSC preparation. If there is anything that you would like to talk about it, कि कैसे जो है आपने prepare करा, कहाँ पर आपको mistakes लगी, that we can I think talk about. I'll let you take the lead. तो वही, बिकॉज
आई हैव ऑल्सो स्टार्टेड ऐसे वीडियोज ना, तो मेरे दिमाग में खुद ऐसे सेग्रीगेशन आ जाते हैं। तो हम्म। अगर मैं एडवाइस के तौर पे दूं कि क्या कोचिंग लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, सो मैंने फर्स्ट ईयर में ऐसे ही ज्वाइन किया था तैयारी करना कि कोचिंग नहीं लूंगी मैं जीएस के लिए, जनरल स्टडीज जो मेजर पोर्शन है एग्जाम का वो वही होता है। मुझे ये था कि ऑप्शनल के लिए सब बोलते हैं कि इट्स रिक्वायर्ड बिकॉज आपको उसमें बहुत डेप्थ में जाना होता है। तो आई वाज लाइक कि ऑप्शनल की कोचिंग लूंगी और बाकी चीज बिकॉज आई विल बी कोचिंग का जो मुझे फायदा लगता है पर्सनली, जो मैं बाकियों को भी रिकमेंड करती हूँ, वो ये होता है कि आप एक ना, आप एक घर में बैठ के तैयारी कर रहे हो जिसमें सिर्फ हम्म। आप तैयारी कर रहे हो, और आप कोचिंग में जा रहे हो, आप देख रहे हो कि 100 बच्चे और आ रहे हैं वो तैयारी कर रहे हैं, आप उनसे बात कर रहे हो, इंटरेक्ट कर रहे हो, तो आपको अपना रोज एक डेली चेक मिलता रहता है कि यार और भी बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं। आप एक घर में बैठ के पढ़ते हो तो थोड़ा सा आप उस चीज में थोड़ा थोड़ा बीच बीच में खोने लगते हो कि हाँ हाँ हम अपना पे हम ज्यादा ध्यान देते हैं। बट अगर आप कोचिंग जाओ, आप देखो कि कैसे लोग रोड पे भी जा रहे हैं बुक्स पढ़ते हुए, तो आपको थोड़ा सा वो एक हर समय ना एक सेंस ऑफ सीरियसनेस रहता है। तो ये फायदा मेरे को लगता था, तो मुझे लगा था कि ऑप्शनल करके तो आई कैन गेट दैट वाइब कि बच्चे हम्म। पढ़ते कहाँ से हैं। बिकॉज क्या होता है करोल बाग जैसे एरिया में तीसरे चौथे अटेम्प्ट वाले बच्चों की भरमार है, मतलब पांचवे छठों की भी भरमार है वैसे तो, कि तो वो आपको हमेशा गाइड करने के लिए रेडी रहते हैं। तो आप उनसे पूछते रह सकते हो कि हम फर्स्ट एज अ फ्रेशर कैसे पढ़ें। तो हम्म। उसी माइंडसेट से मैंने सिर्फ ऑप्शनल की कोचिंग ली थी। बट थ्रू आउट द ईयर मैंने एनसीईआरटीज पढ़ी अच्छे से, न्यूज़पेपर पढ़ रही थी, मैं नोट्स भी बनाती थी न्यूज़पेपर से। वो तो आप बदलते रहते हो, मतलब जब स्टार्टिंग के 2-3 महीने आप द हिंदू न्यूज़पेपर में ही हो रहा है कि आपको आधा आधा दिन जा रहा है, क्योंकि पता ही नहीं है कि वो पढ़ना कैसे है। प्लस उस टाइम पे ना इतना ज्यादा ऑनलाइन सोर्सेज नहीं थे जितने अभी हैं। जब मैंने राइट। तैयारी शुरू करी थी 2018 में, हाँ। तो वो तो कोविड के बाद ऐसा हुआ है कि हर चीज अब ऑनलाइन मिलती है, बट तब इतना नहीं था। हम्म। तो उस चीज को मतलब ओवरकम करने के लिए मैंने ये डिसाइड किया था कि सेकंड ईयर में, बिकॉज नाउ आई हैव द बेसिक नॉलेज ऑफ एनसीईआरटीज, अब मैं मतलब ज्वाइन कर लूंगी कोई कोचिंग। हम्म। तो यहाँ पे भी टू गिव सजेशन टू हाउ टू सेलेक्ट कोचिंग, इसमें क्या होता है कि आप ना, मतलब जैसे सबसे फेमस वाजीराम एंड रवि है, एंड लाइक नो डिग्रेडेशन ऑफ एनी इंस्टीट्यूट, इट्स लाइक कि आपको अपना मेथड पता होना चाहिए कि आपको पढ़ाई कैसे करनी है। मैंने अपने ऑप्शनल वहीं से पढ़ा था, तो इट हम्म। वुड हैव बीन इजियर फॉर मी कि मैं वहीं से जीएस करती। बट हम्म। वहां पे क्या है कि वो लोग रोज अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, हम्म। और मेरा जो पर्सनली पढ़ने का तरीका है वो ये है कि एक सब्जेक्ट हो, वो कंप्लीट हो, और देन मैं मूव फॉरवर्ड करूँ अगले सब्जेक्ट पे। तो जैसे हम्म। छोटी छोटी सी चीजें हैं, मतलब प्लानिंग तो मैं कर ही लेती थी, तो मुझे लगता है कि प्लानिंग वाली चीज पे मतलब मैं सॉर्टेड थी कि मुझे ऐसी कोचिंग पे जाना चाहिए जहाँ पे इस तरह से मॉड्यूल होता हो। तो आई हम्म। सेलेक्टेड ऑन दैट बेसिस। देन 10 मंथ्स का जीएस का कोर्स होना था, तो वो चल रहा था। शुरू हुआ था आई थिंक मई या समथिंग में, 2019 में। हाँ हाँ। देन वो नेक्स्ट ईयर जब उसका फाइनल, मतलब 2 महीने बच रहे थे, बिकॉज यूजुअली वो बोलते हैं 10 महीने, बट हर एक कोचिंग का होता है कि वो एक्सटेंड हो जाते हैं पढ़ाई। हम्म। तो देन कोविड आ गया था मेरे वाले टाइम पे, जब मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट होना था। तो उसकी भी अलग ही जर्नी है, बट उससे पहले अगर मैं सीरियस वाला पार्ट बताऊं तो यही होता है कि आप कोचिंग से आते हो, आप कोचिंग का रिवाइज करते हो, एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखते हो, न्यूज़पेपर मैंडेटरीली पढ़ते हो। विजन की मैं रेफर किया करती थी, उस टाइम पे सबसे ज्यादा विजन ही हिट था। अभी और भी मार्केट में आ गए हैं, हम्म। बट विजन की आप मंथली बुक्स पढ़ते हो। हम्म। एंड हाँ, और ट्राई करते हो कि कुछ एक्स्ट्रा जीएस का कोई और सब्जेक्ट, की अगर कोचिंग में कुछ चल रहा है तो उसके अलावा कोई और सब्जेक्ट आप पिक करके अपने एक्स्ट्रा टाइम में पढ़ पाओ। हम्म। तो 10 to 12 आवर्स का वो साइकिल रहता था, और उसके बाद आप ऑब्वियसली एग्जॉस्ट हो ही जाते थे, मतलब तो ये एक बेसिक दिन रहता था। किसी किसी दिन ये चीज 6 से 7 घंटे होती थी, किसी किसी दिन ऐसा लगता था, मोटिवेशन ऐसी होती कि आप 14-14 घंटे पढ़ रहे होते थे। हम्म। तो ये एक बेसिक दिन था जब आप कोचिंग के साथ में होते हो। उसके बाद जैसा कि मैंने कहा कि कोविड आ गया मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट से पहले। तो मतलब वो वाला टाइम के बाद से मुझे लगता है थोड़ा सा रूटीन फिर डगमगाना शुरू हुआ, हम्म। बिकॉज लॉकडाउन आ गया। एंड मतलब वो जो एक दिन का सब बंद होना था ना, मोदी जी आए थे, उन्होंने बोला था कि एक दिन का सब घर पे रहेंगे, तो मैं घर पे ही चली गई थी बिकॉज मेरा घर पास है दिल्ली से। तो मैं घर गई, एंड देन पता चला कि अब ये चीज एक्सटेंड हो रही है, लॉकडाउन। और मेरी बुक हम्म। सब सारी चीजें, बिकॉज एक दिन के लिए मैं सब कुछ लेने तो नहीं वाली थी, तो सब हम्म। कुछ करोल बाग में था। ओ। एंड हाँ, और बॉर्डर सील हो गए थे, तो आप जाके ला भी नहीं सकते हो। न्यूज़पेपर आने भी बंद हो गए थे उस टाइम पे। तो हम्म। वो चीज ब्रेक सी हो गई, और मोमेंटम भी ब्रेक हुआ। कोचिंग सेंटर्स को भी नहीं समझ में आया कि अब पढ़ाई कैसे कंटिन्यू करें, बिकॉज इतना जल्दी सब डिजिटलाइज करना वो टफ।
तो वो 2-3 महीने वहां पे थोड़ा ड्रॉप रहा। फिर हम्म। ना नोटिफिकेशन आ गई कि एग्जाम पोस्टपोन हो रहा है। हम्म। देन वो 4 महीने बाद होना था। फिर मैंने बहुत प्रीलिम स्पेसिफिक तैयारी करी। फिर यूजुअली क्या होता है ना, हर अटेम्प्ट के बाद, और ये मैं अपने पार्ट पे नहीं बोल रही हूँ बिकॉज आई मतलब मैं कभी घर पे बैठ के नहीं पढ़ी हूँ, या तो लाइब्रेरी पे बैठी हूँ, मैं लाइब्रेरी ज्वाइन किया मैंने, या हम्म। कोचिंग तो चलती है। तो मैंने हमेशा हर बच्चे के साथ ही देखती थी कि जैसे एग्जाम होता था उसके 1 महीने बाद तक ना आपकी एनर्जी लेवल, आपका कंसंट्रेशन लेवल बहुत डाउन रहता है। मतलब समझ नहीं आता, अगर आपका अच्छा गया है, आपको लग रहा है कि निकल सकता है एग्जाम, तो आप मोटिवेटेड रहते हो। बट हम्म। आपको ये लगे कि शायद से नहीं हो रहा है, और वो पता चल जाता है, तो फिर हम्म। अगले अटेम्प्ट के लिए तैयारी करना, माइंड एकदम वापस से प्रिपेयर करना कि नहीं अब वापस पढ़ना है, एनर्जी लाने में 1 महीना लगता है। तो देन हम्म। माई नेक्स्ट अटेम्प्ट वॉज इन अनदर 6 मंथ्स, बिकॉज वो पोस्टपोन हो गया था। तो नेक्स्ट वाला सेम उसी डेट पे होना था जैसे पहले नॉर्मल साइकिल चलती आती है। ओके। तो देन आई अगेन फोकस्ड ऑन प्रीलिम्स, बिकॉज हम्म। वो होता है ना कि अब 6 ही महीने बच रहे हैं। 6 महीने बहुत हम्म। कम लगते हैं जब आप एक बार एग्जाम में घुसते हो, इस वाले एग्जाम में। वरना किसी और एग्जाम को आपको लगेगा कि 6 महीने तो है, बट इस एग्जाम के लिए आपको ऐसा लगता है कि बहुत कम टाइम है, तो इसी लग के पढ़ेंगे। हम्म। तो वो वाली चीज चली। और देन अगेन ये वाला एग्जाम सेकेंड साइकिल में पोस्टपोन हो गया बिकॉज ऑफ द कोविड। हम्म। तो उसके बाद फिर अगले अटेम्प्ट के लिए, थर्ड अटेम्प्ट के लिए 6 महीने बचे थे। तो ये वाली जो साइकिल थी ना, बिकॉज ऑफ द कोविड, जो आपका एक रेगुलर एक पूरा एक साल नहीं मिल पा रहा था, तो उसकी वजह से चीजें थोड़ी सी डिस्टर्ब होने लग गई थी। प्लस हम्म। अगर मैं अपनी मिस्टेक्स बताऊं तो क्या होता है, अब जैसे अगर आप मेरी साइकिल भी देखो कि 2-3 साल अब मुझे हो गए, मेरा पहला अटेम्प्ट 2 साल बाद है और वो भी नहीं हुआ है, तो सेकेंड अटेम्प्ट भी मेरा 3 साल ऑफ प्रिपरेशन में चल रहा है। और 3 साल बहुत बड़ा आपको ऐसे फील आने लगती है कि 3 साल मतलब कहने की बात होती है, बट आप सेम रूटीन फॉलो कर रहे हो। हम्म। तो मैं क्या किया करती थी कि दूसरा कोई अगर एग्जाम की नोटिफिकेशन निकलती थी तो मुझे ऐसा लग जाता था कि यार कोई और एग्जाम दे लेते हैं, अगर वो निकल जाए। क्योंकि प्राइवेट जॉब के साथ तैयारी करना मुश्किल है, बट ऐसा लगता है कि शायद गवर्नमेंट जॉब होगी तो उसमें हम्म। थोड़ा फिक्स्ड आवर्स होते हैं, तो आप उसके साथ में तैयारी कर सकते हो। तो हम्म। मैं बाकी किसी गवर्नमेंट एग्जाम की, सो फॉर एग्जाम्पल आई गेव CAPF, और बहुत ही डेडिकेटेडली उसके लिए पढ़ के। हम्म। देन देयर वाज दिस EPFO एग्जाम, वो अकाउंट्स, CAPF ये या क्या एग्जाम? CAPA। ये आपका ना बेसिकली सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स का एग्जाम होता है। और अच्छा। हाँ, ये ऑफिसर ग्रेड का एग्जाम होता है। ओके। तो ये मेरे पास एक क्या कहते हैं उसको, एल्यूरिंग वो चीज थी। और इसमें एक ही पार्ट था, मतलब आपको फर्स्ट डे पे ही ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन पेपर आता है। सेम डे आपको डिस्क्रिप्टिव आता है, और उसी दिन में अगर आप क्लियर हो गए तो आप डायरेक्टली UPSC वाला जो आपका इंटरव्यू सेटअप होता है, आप हम्म। उन्हीं के सामने इंटरव्यू देने जाते हो, वो सेकंड राउंड होता है। तो ये ओ। मेरे लिए ना एक बहुत ही सा मोटिवेटिंग फैक्टर था कि सिर्फ एक दिन का एग्जाम है, और अगर आप हम्म। इसको निकाल लेते हो तो आप सेम पैनल के सामने मतलब हम्म। इंटरव्यू दे सकते हो। और इतनी जल्दी सारा प्रोसेस भी हो जाएगा, बिकॉज हम्म। UPSC में ये भी चीज है कि आपको 1 साल तो सिर्फ एग्जाम एग्जाम का लगता है। करेक्ट। तो इसमें मुझे था कि यार ये चीज अच्छी है, मतलब इजीली आपको 2 ही स्टेप्स में इतना इजीली आप UPSC के वहां तक पहुंच सकते हो। ऑल्दो पर्सनली मेरा कभी ऐसा डिफेंस सेक्टर की तरफ इंटरेस्ट नहीं रहा, वरना CDS, FCAT, ये सारे एग्जाम्स होते हैं, बहुत अच्छा स्कोप है इनका। बट अच्छा। हाँ, मेरा पर्सनल कभी ऐसा मुझे नहीं रहा। मुझे थोड़ा सा मैनेजरियल, एडमिनिस्ट्रेटिव, थोड़ा सिविल्स वाली जो जॉब्स होती है उनमें इंटरेस्ट रहता है। बट देन हम्म। अगेन बिकॉज CAPF है तो डिफेंस रिलेटेड ही, मतलब दीज आर लाइक एक्स्ट्रा फोर्सेस। तो ये पुलिस फोर्स का एग्जाम होता है, बट जो आपका जैसे फॉर एग्जाम्पल, इसमें अब तो मैं थोड़ा थोड़ा भूलने लगी हूँ, बट इसमें जैसे 6 विंग्स होते हैं आपका, असम राइफल्स एंड ऑल, या जो आप CISF देखते होंगे। तो इस तरह के मतलब 6 ग्रुप्स होते हैं जिसमें आप ऑफिसर ग्रेड्स पे जाते हो। तो मुझे ओके। पर्सनली नहीं था, बट फिर भी मैं पढ़ाई पूरे उससे करी मैंने इसके लिए कि नहीं यार। बट मुझे जो चीज लगती है ना एक्स्ट्रा एग्जाम्स को देने में, जैसे हम्म। EPFO भी एक एग्जाम होता है, उसको भी मैंने फुल 2 बार दिया है। अब मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है हाँ गवर्नमेंट हाँ, सॉरी एग्जाम्स सॉरी, का। राइट 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 राइट। EPFO इज एम्प्लॉय, आप जैसे PF भरते होंगे ना, एम्प्लॉय हाँ। प्रोविडेंट फंड। तो ये ओके। उसी के ही ऑफिसर्स ग्रेड के लिए एग्जाम होता है। ओके। हाँ, और इसमें थोड़ा अकाउंट्स वालों को एज भी रहती है इन अ वे, बिकॉज पार्ट ऑफ मतलब क्वेश्चन पेपर होता है। ओके। तो ओके। इसकी भी मैंने तैयारी करी थी। ओके। तो मेरे साथ क्या होता है, और मुझे लगता है ये टैक्टिक बुरी नहीं है अगर आप इसका डे 1 से तैयारी करो। ओके। बट अगर आप सोच रहे हो कि जब नोटिफिकेशन निकली आप 2 महीने में क्रैक कर लोगे, और ये भी एक मेन चीज है UPSC एग्जाम के साथ, जो सब बोलते हैं, तो उसकी वजह से आपके दिमाग में आ जाता है कि आप इस एग्जाम की तैयारी करो तो बाकी तो निकल ही जाते हैं।
तो मुझे लगता है ये वाला जो सबसे बड़ा एक बोगस स्टेटमेंट है यार। बिकॉज आप दूसरे एग्जाम्स को भी तभी निकाल पाओगे अगर आप उनकी तैयारी डे वन से करोगे। आपको इजी पड़ सकता है बिकॉज यू आर हम्म स्टिल इन द प्रिपरेशन फेज कि हम्म आप पढ़ रहे हो। सो फॉर एग्जाम्पल स्टेट पीसीएस देती थी मैं, यूपी पीसीएस। अब हम्म उसमें क्या होता है कि आर सिलेबस सेम है, बट हम्म अगर आपसे वो यूपीएससी मतलब आपसे यूपी पीसीएस में पूछेंगे वो कि अकबर की डेथ कौन से ईयर में हुई फॉर एग्जाम्पल, तो आपको वो ईयर्स के ऑप्शन लिखे रहेंगे कि ये साल है, आपको ईयर सेलेक्ट करना है। बट जब आप एज अ यूपीएससी एस्पिरेंट ये पढ़ाई कर रहे हो तो आप ना इस पे फोकस ज्यादा करोगे कि अकबर के टाइम पे मतलब उनके जो नवरत्न थे, तो उसमें भी मतलब, अच्छा मैं थोड़ा ज्यादा शायद हिस्ट्री में जा रही हूँ, उसमें भी ये इस तरह के क्वेश्चंस कि आप उस टाइम पे किस तरह की कारीगरी होती थी, किस तरह के हम्म स्ट्रक्चर बनते थे, कल्चर क्या था उस टाइम पे, क्या जो हम्म फीमेल्स है उनको फ्रीडम थी अच्छे से हम्म रहने की कि नहीं रहने की। तो उसमें क्या है कि आपको उस कॉन्सेप्ट को समझना है, आपको उस टाइम पीरियड को समझना है। तो हम भी हम्म कई बार ना ईयर्स भी स्किप कर देते थे कि वो कौन सा साल है, बट अगर मैं हम्म यूपी पीसीएस के लिए पढ़ रही हूँ तो मुझे याद रखना है कि वो साल कौन सा है, भले ही मैं ये भूल जाऊं कि उस हम्म साल में मतलब फ्रीडम थी लोगों के पास कि नहीं थी, शासन अच्छा था कि बुरा था। प्लस गॉट इट। ऑप्शंस में क्या होता है कि जो यूपीएससी के अलावा जितनी भी एग्जाम्स है, जो मैंने सीएपीएफ बताया, ईपीएफओ बताया, इनमें बहुत ही ना वन वर्ड टू द पॉइंट चीजें आती हैं कि हम्म 4 ऑप्शंस होंगे। आपको चूज करना है कि ये जो बुक है ये किसने लिखी है, क्या ये मतलब हम्म कोई भी मतलब एंशियंट बुक होगी, उन 4 राइटर्स के नाम रहेंगे और आपको बताना है कि ये उनकी है। हम्म यूपीएससी में क्या होता है कि वो बोलेंगे कि इस वाले टाइम पीरियड की बात वो मेंशन करेंगे, 4 सेंटेंसेस देंगे कि इस वाले टाइम में या मॉडर्न एरा में ये होता था। सेकंड लाइन हम्म देंगे कि औरतों की स्थिति ऐसी थी। तीसरी लाइन देंगे कि उस टाइम पे इस वाली केव का जो है फॉर्मेशन हुआ था। चौथी भी देंगे कि उस टाइम पे आपका जो है ये वाली वॉर हुई थी। तो इस हम्म तरह से 4 स्टेटमेंट्स होंगी और जो आपको चूज करना है, आपको ये चूज करना है कि क्या पहली 2 स्टेटमेंट ठीक है, क्या पहले लास्ट की 2 स्टेटमेंट ठीक है। तो उस चीजों की ग्रेविटी बहुत बदल जाती है और आप हम्म उस तरह से पढ़ाई छोड़ देते हो जो कि बाकी एग्जाम्स में यूजफुल होगा। तो जैसे आप हम्म कोई भी एग्जाम, इवन फॉर एग्जांपल एसएससी भी अगर आप उठाओ, एसएससी सीजीएल इज लाइक द सेकंड मोस्ट फेमस फेमस। एग्जाम आफ्टर यूपीएससी। उसमें भी इतने एस्पिरेंट्स होते हैं, तो उसका जीएस भी आपके लिए तब इजी रहता है अगर आप उसको डे वन से उस तरह से पढ़ो। आप सेंटेंसेस को उस हम्म तरह से ग्रैस्प करो कि यार जब वन वर्ड की तरह क्वेश्चंस आए तो क्या आप उसको आंसर कर पाओगे कि नहीं। तो तो हाँ, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रही हूँ, बट कोई लाइक आई एम प्रोसेसिंग ऑल दिस इंफॉर्मेशन। सो यू आर सेइंग कि जरूरी नहीं है सिलेबस सेम हो सकता है अक्रॉस डिफरेंट कोर्सेज, बट जो आपको ऑब्वियसली आपको उस एग्जाम के क्वेश्चंस के हिसाब से पढ़ना है, तो वो पढ़ाई ऑल टुगेदर चेंज हो जाती है कोर्स वाइज, राइट? तो राइट वो राइट राइट। मिसकंसेप्शन है कि अगर यूपीएससी के लिए पढ़ रहे हो तो बाकी एग्जाम्स तो यूं ही हो जाएंगे। अगर ऐसे ही हो हम्म। जाते तो आई बिलीव इतना बड़ा जो एक हमारा मेजर चंक है जो यूपीएससी, वो इतना मतलब डिप्रेस नहीं होता, या फिर जो है उस राइट और राइट राइट। डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं ढूंढ रहा होता। आई सी टोटली एग्री। लाइक राइट। ऑन एनी डे, मतलब एक जब मैं कॉलेज से निकली हूँ ठीक है, हम्म और जब मैं 3 साल हो गए मेरे को इनटू द प्रिपरेशन, मेरे ज्यादा चांसेस कोई और एग्जाम क्रैक करने के तब है जब मुझे 3 साल हो गए प्रिपरेशन में, क्योंकि हाँ, चीजें फेमिलियर हो गई हैं। करेक्ट। बट अगर फेमिलियर होने में, और फिर एक बच्चा ऐसा है जो पूरे साल से तैयारी कर रहा है सीएपीएफ की फॉर एग्जांपल, जो पूरे हम्म साल से एसएससी की तैयारी कर रहा है, तो मैं सोचूं कि मैं सिर्फ 2 महीने में वो चीज कवर कर लूं तो वो टफ रहेगी। ऐसा नहीं है, एब्सोल्युटली। इसके साथ में भी निकलते भी हैं, मतलब हर चीज में यहाँ पे एक्सेप्शन आता है, बट मेजोरिटी ऑफ द चंक के साथ जो प्रॉब्लम होती है इंक्लूडिंग मी, तो वो ये होती है कि हम लास्ट के 2 महीने में अपने आप को एकदम वो करते हैं कि नहीं ये एग्जाम अब हम निकालेंगे। और हम्म इसमें और क्या होता है, बिकॉज आपने डे वन से पढ़ाई नहीं की है, आपका यूपीएससी वाला रिदम ब्रेक हो जाता है। तो या और यूपीएससी को भी है कि आप पूरे साल आपको उसको डेडिकेटेडली टाइम देना है। तो इट्स बेटर फॉर द लाइक अदर पीपल जो अभी तैयारी वाले फेज में हैं हम्म कि दूसरे एग्जाम की तैयारी करनी भी चाहिए और हम्म डे वन से करनी चाहिए। आप डे वन से करोगे तो आपका यूपीएससी का रूटीन भी बना रहेगा और आपके दूसरे एग्जाम का भी रूटीन बना रहेगा। तो हम्म एक ये चीज थी जो मेरे केस में होती थी, बिकॉज मैं वो डेस्परेशन वाला फेज आ जाता है ना, आप 3 3 अटेम्प्ट दे दियो नहीं हुए तो आपको लगता है यार अब उसको देखेंगे, पहले 2 महीने में इस एग्जाम को निकाल देते हैं। फिर 2 महीने में आपने उसको किया, वहां पे आपको लग रहा है कि नहीं होने वाला है, फिर आप थोड़ा 15 20 दिन का ऐसे कि यार एग्जाम नहीं हो रहा है, चलो रिजल्ट का वेट करते हैं, ये वाली चीज आपकी चलती रहती है। तो या तो आप अनसर्टेनिटी। सोचो, हाँ सोचो कि बिल्कुल ही नहीं करना है, तो वो वाला रिस्क लेना भी मुश्किल होता है। तो इट्स हम्म बेटर कि आप डे वन से करो, और वो चीज मैं हम्म तो खुद रही हूँ उस चीज में, बट हम्म मुश्किल होता है पिक करना कोई और एग्जाम, वो ट्रुथ है मतलब।
हम्म। इतना सब बोलने के बाद भी 4 साल में, मतलब मैंने अगर इस एग्जाम को दिए तो मुझे शायद से चौथे साल में तो समझ में आ जाना चाहिए था कि डे वन से मैं कुछ और पिक कर लूं। बट हम्म। यूपीएससी का सिलेबस इतना वास्ट हो जाता है, और आपको उसी तरह से पढ़ाई की बहुत आदत हो जाती है कि अब वो, और उसमें भी बिकॉज इतना, अब क्या है कि जब मेरा फोर्थ ईयर ऑफ प्रिपरेशन था, हम्म। थर्ड ईयर था, मतलब मेरा थर्ड अटेम्प्ट होने वाला था, तो आई वाज लाइक यार अब सब एग्जाम्स छोड़ो और अब मैं मेंस को भी और उतने अच्छे से तैयारी करूंगी। तो ये हम्म। वाली जो साइकिल चलती रहती है ना कि अब मेंस की उठा लेते हैं, अब प्रीलिम्स हम्म। की, प्लस अब सी सैट, इतना सी सैट इसमें क्या है कि मैथ्स इंग्लिश रीजनिंग का एक पेपर होता है, जो कि अभी तक सिर्फ ऐसा था कि आपको सिर्फ पास होना है, अभी भी वो ऐसा हम्म। ही कि वो सिर्फ पास होना है, बट इट हैज बिकम टफर। तो या। 3-4 साल, मतलब 3-4 साल से वो काफी टफ हो गया, तो आपको उसका भी पढ़ाई करनी है। तो हम्म। वो वाली ऐसी साइकिल थी यार। अब इसमें भी ना क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल मैंने जैसे इसी तरह से स्टोरी, ऑल दो इतनी डिटेल में नहीं, बट अपने भी यूट्यूब चैनल पे डाली थी। हाँ। तो आई सॉ सम कमेंट्स कि आपने तो ना, पर किसी, बिकॉज आप ना चीजें बहुत लाइट रखना चाहते हो जब आप शेयर कर रहे हो दूसरों के साथ। अब मैं यहाँ पे एक एक डे बाय डे बताऊं कि मैं तो यार 10 घंटे पढ़ रही थी, मेरा दिन ऐसा जैसा जाता था। तो इट्स बेटर कि ऐसी ऑडियंस वो वीडियोस देखे जिनका निकला है एग्जाम, हम्म। लाइक, है ना। तो अब मेरे कमेंट्स वर लाइक कि यार आपने ना किसी भी साल में एक्चुअली में तो पूरे से तैयारी करी ही नहीं है, मतलब स्मॉलर चंक, बट द थिंग हम्म। इज कि जब आप उसमें हो ना तो आपको उस टाइम पे कुछ और रहता भी नहीं है दिमाग में। मतलब आई हैव बिकम एक्टिव ऑन सोशल मीडिया लास्ट 1 मंथ से, बट उससे हम्म। पहले मतलब 3 साल तो मैं थी ही नहीं कि यार हम्म। सब छोड़ो बस पढ़ना है। तो वो चीज से निकलना भी मतलब बहुत ही टफ होता है। और हम्म। तो या मतलब ये ओवरऑल ऐसा हम्म। वाला था। हम्म। एंड आई थिंक मैंने इसमें सारे हाँ चीजें हाँ। इंकॉर्पोरेट करने की ट्राई कर ली है कि हाँ ऐसे ऐसे पढ़ना है, क्या एग्जाम्स एंड ऑल। Right. So, I think we were like just to summarize and coherently put it for everybody listening, ताकि वो track ना lose हो. राइट राइट So राइट। we were just discussing about the preparation that you've talked about, coaching वगैरह कैसे choose करना है, and detail made videos you can definitely find on Vaishnavi's YouTube channel and her Instagram. But we touched upon coaching and the preparation journey and the mistakes that you've done. Speaking of mistakes, सबसे पहले ये कि अगर आप लाइक 2-3 एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो डे वन से ही करो, मिक्स एंड मैच मत करो, और ये तो बिल्कुल भी मत सोचो कि 2 महीने में हो जाएगा प्रिपरेशन, दैट्स नेवर गोना हैपन. Other than that, I believe this was the major chunk of the mistake that you covered. एंड हाँ, इसके अलावा कोई और मिस्टेक दैट यू वुड वांट टू पॉइंट आउट कि हाँ यहाँ पर शायद मैंने मिस्टेक करी या फिर ये बेटर हो सकता है. बेटर यही था, और उसका रीजन एक्चुअली मैं कोविड को भी मैं दे सकती हूँ, बिकॉज वो जो टाइम हम्म. कम बचता था तो मैं प्रीलिम फोकस्ड बहुत ज्यादा हो गई थी। और गॉट. ये एग्जाम ऐसा है कि मेंस का आपको लगता है आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस होनी चाहिए एंड ऑल, बट वो ना आपके प्रीलिम्स के एग्जाम आंसर्स को भी हेल्प करता है सॉल्व करने में। तो मुझे लगता है कि प्रीलिम फोकस नहीं रखनी चाहिए, भले कितना वो हो बड़े एग्जाम, इफ 6-7 महीने भी पास है तो आप ऐसे हो जाते हो कि यार थोड़ा मेन साइड में रखते हैं। बट नहीं, मेंस को भी अगर आप मतलब साइड बाय साइड लेके चलोगे तो इट इज द बेस्ट थिंग। तो एक हम्म. वो मिस्टेक मेरे को लगता है। हम्म. ठीक है. सो कितने अटेम्प्ट्स दिए आपने, जस्ट टू यू नो या लाइक अंडरस्टैंड कि भाई कब जो है दिमाग खराब होने लगता है कि अब इससे बाहर आना है. तो मैंने 3 अटेम्प्ट्स दिए थे फुल फ्लेज्ड। ओके. जो जो तीनों ही वो वाले जोन वाले थे कि कोविड हो रहा था एंड पोस्टपोन होके 6 महीने बच रहे थे। तीनों में मुझे मेरी यही कॉमन मिस्टेक लगी कि हम्म. प्रीलिम फोकस ज्यादा हुआ। देन मेरा ओके. फाइनली फोर्थ अटेम्प्ट होना था इसी हम्म. साल, जो कि हम्म. मैंने दिया भी है अच्छा. अभी जून में। जी। तो क्या हुआ था कि इस बार फाइनली मुझे पूरा एक साल मिल रहा था, तो मैंने हम्म. बहुत ही अच्छे से ऐसे मेंस को ही पिक किया था इस बार। हम्म. अक्टूबर वाला टाइम था लास्ट ईयर का। हम्म. और एक ना एक फेज यार, ये तो मतलब मैंने लाइब्रेरीज में इतना नोटिस किया है कि सबके पास ऐसा वाला आता है कि आप बस ऐसे आते हो यार अब नहीं हो रहा, कि थक गए। हम्म. तो वो थकने वाला आता रहता है और वो जाता रहता है, मतलब वो तो पार्ट एंड पार्सल होता है एस्पिरेंट्स की लाइफ का। हम्म. तो मेरा वही वाला टाइम चल रहा था। और मैं यूजुअली ऐसे में वैसे तो, और सरकारी रिजल्ट मेरा गो टू वेबसाइट हो गई थी कि मैं चेक कर रही थी कि कोई और एग्जाम आ रहा है क्या। सरकारी हम्म. रिजल्ट डॉट कॉम, मतलब काफी जो एस्पिरेंट्स हैं वो तो फेमिलियर होंगे उस चीज से। तो हम्म. ऐसे में मैंने फिर सोचा कि मैं गवर्नमेंट फेलोशिप्स भी देख लेती हूँ। ओके. तो मैं हम्म. फेलोशिप सर्च कर रही थी, मतलब यहाँ से एक तरह से थोड़ा मेरा नेक्स्ट पार्ट ऑफ लाइफ शुरू हो रहा है। हम्म.
तो हम्म। मैं फेलोशिप सर्च कर रही थी यूट्यूब पे, हम्म। और मैंने एक फेलोशिप का देखा। थी वो प्राइवेट मतलब कॉर्पोरेट सेक्टर में थी, एंड इट वाज रिलेटेड टू पॉलिटिकल कंसल्टेंसी। एंड ओके। लिटरली उस वीडियो से पहले मुझे पता ही नहीं था कि ऐसा भी कुछ होता भी है, कि ये कोई फील्ड है। तो आई ओपनड इट, मैंने देखा। हम्म। और लाइक ये तो ऑन कैमरा वाली बात ही है, बट लाइक स्टाइपेंड मेरा एक मेन रीजन था जिसकी वजह से मैं मोटिवेट हुई कि अच्छा अच्छा स्टाइपेंड अच्छा है, डिसेंट है, तो देख लेते हैं। हम्म। मतलब और ये एकदम बेसिक ह्यूमन नेचर है, मतलब हम लोग कई बार जो प्राइवेट सेक्टर में जाते भी नहीं है, तो उसका रीजन भी ये होता है, हमें लगता है कि बहुत कम से शुरू करना पड़ेगा। सो वैष्णवी, हम डेफिनेटली वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द गुड थिंग्स आल्सो। अभी तक सबको लग रहा होगा इतनी स्ट्रेसफुल बातें ही करे जा रहे हैं, बट लाइक टू लास्ट क्वेश्चंस बिफोर वी मूव ऑन टू द ब्राइटर साइड ऑफ थिंग्स। कितना अटेम्प्ट जो है आपके हिसाब से, लाइक आपने कितने अटेम्प्ट लगाए कि उसके बाद फ्रस्ट्रेशन बिल्ड होने लगता है कि बस यार अब बस इस साइकिल से एग्जिट मारना है और कुछ स्विच करना है? सो 3 फुल फ्लेज अटेम्प्ट्स मेरे इसी वाले फेज में गए थे, कि बस मैं ये एग्जाम पे फोकस कर रही थी। हाँ। देन मतलब मैं वो स्टोरी बाद में बताऊंगी कि जॉब कैसे मिली मुझे। तो हम्म। बट मैंने इस जनवरी में ज्वाइन कर ली थी जॉब। हम्म। एंड क्योंकि मैं दिसंबर तक भी पूरे ऐसे प्रिपरेशन फेज में ही थी, तो वो होता ना कि भले ही मैं अपने जॉब में खुश भी थी, पर मेरे से बिना अटेम्प्ट दिए रहा नहीं जा रहा था। तो मैंने इस बार अटेम्प्ट दिया था, ये मेरा 4th अटेम्प्ट था। हम्म। और तैयारी ना मेरी वैसे ही छूट ही गई थी। और मतलब बट फिर भी वही है, मतलब आई टुक 2 वीक्स का लीव ऑफिस से। और साइड बाय साइड में थोड़ा थोड़ा बहुत ही कम पढ़ रही थी, मतलब नाम मात्र को जितना मैं पढ़ी थी उसके कंपैरिजन में तो ये 1/8 भी नहीं होगा। बट तो ये वाला अटेम्प्ट दिया, फिर ये भी नहीं हुआ, और ये वाला होना भी नहीं था। और वो जो चीज कहते हैं ना कि थ्रेश होल्ड पॉइंट आ जाता है, वो हम्म। एक्चुअली में 3rd अटेम्प्ट में भी नहीं आया था जब मैं पूरी तैयारी कर रही थी, बट इस अटेम्प्ट में आ गया था कि हम्म। यार अब बस इसका दी एंड करते हैं इस जर्नी का। तो हम्म। फिर भी मतलब मैं ये इस चीज को ना कभी वो नहीं बोल पाती हूँ पूरा एकदम मन से कि अब दूंगी ही नहीं, बिकॉज 4 ही अटेम्प्ट हुए हैं, बट ये हम्म। वाला तो नहीं दूंगी, ये तो फॉर श्योर है। बाकी हम्म। टाइम का कुछ पता नहीं होता है, तो या राइट, राइट, राइट। जैसा सुनते हैं ना हम कि यार ये एग्जाम आपको डेफिनेटली नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत, सिंस इतना पढ़ना पड़ता है तो नॉलेजेबल तो आप बन जाते हो, बट आई बिलीव जो ये जर्नी रहती है यूपीएससी आपको लाइफ के बहुत इंपॉर्टेंट लेसन सिखा जाती है। तो आपके हिसाब से आपने अपनी यूपीएससी जर्नी में क्या इंपॉर्टेंट लाइफ लेसन्स सीखे हैं? अगर देखो एक तो जो चीज है, मतलब इस एग्जाम मतलब ये यूपीएससी एग्जाम को मैं क्रेडिट दूंगी कि इसका जो सिलेबस है ना वो हम्म। जेन्युइनली बहुत अच्छा है। मतलब जो बाकी अगर आप एग्जाम्स देखो जिसमें क्वांट रीजनिंग इन सब पे फोकस रहता है, हम्म। या जीएस भी होती है, तो बहुत ही ना टू द पॉइंट टू द लाइन होती है कि आप रटो। इसमें हम्म। जो आप समझने की ट्राई करते हो ना चीजों को, हम्म। प्लस सिलेबस इतना अच्छा है कि आपका पूरा साल चला जाता है और आपको पता भी नहीं चलता कि ये सिलेबस ही नहीं कवर हो पा रहा है, बिकॉज इतना वास्ट है। अब एज अ एस्पिरेंट इट्स बैड क्योंकि इतना वास्ट है, बट अगर आप एज अ ह्यूमन देखो, तो इतने ज्यादा पढ़ाई का मौका, इतना ज्यादा चीजों को समझने का मौका, जैसे अभी मुझे ऑलमोस्ट 1 साल हो गया जॉब में, तो अब मुझे इतना टाइम नहीं मिलता कि मैं पढ़ सकूं कि दुनिया बनी कैसे थी, और करेक्ट। हिस्ट्री क्या है, इंडिया की दुनिया की हिस्ट्री क्या है। और हम्म। कॉलेज में तो मैं इतनी ज्यादा इंडिफरेंट थी इन चीजों को लेके। और आई थिंक हर एक मतलब 8 आउट ऑफ 10 यंगस्टर इंडिया में ऐसे होगा जो न्यूज़पेपर भी नहीं पढ़ते हैं। हमारा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिर्फ वो इंस्टाग्राम की जो एक 1 पेज पोस्ट होती है वो रहता है। तो वो वाली चीज ना, मतलब इसी वजह से शायद मुझे रिग्रेट अभी भी नहीं होता है। मेरे 3-4 साल गए, एग्जाम हम्म। में ही निकला, पर मुझे फिर भी लगता है कि यार वो नॉलेज ना काफी अच्छी थी। मतलब सिलेबस ऐसा था कि वर्थ इट था, मतलब मैंने कोई ऐसा नहीं हुआ है कि सेम चीज, वो इतना ज्यादा डायनामिक इंफॉर्मेशन है। तो वो वन चीज उस चीज का कि आपको ना किसी से भी बात करनी आ जाती है, कि आप कुछ भी मुद्दे पे बात कर सकते हो, आप सब कुछ पढ़ रहे हो, तो एक आपका पर्सनालिटी में वो एक कॉन्फिडेंस लगता है कि यार दिस पर्सन नोज अबाउट थिंग्स। तो एक वो चीज है। बाकी अगर आप वैसे वाले ऐसे आपका पर्सनालिटी वाइज ट्रेड्स पे बात करें, तो आई थिंक स्ट्रेस झेलना आ जाता है, मतलब लो पॉइंट्स आते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल जब मैं अपनी जॉब के लिए, फर्स्ट जॉब के लिए सीधे मतलब अपने घर से हैदराबाद मूव कर रही थी, और ये लाइफ में मेरा पहली बार था कि मैं इतनी दूर मूव करने वाली थी अकेले। एंड 15 दिन ना स्टार्टिंग के बहुत बुरे थे, बिकॉज मैं वहां पे किसी को जानती नहीं थी, पहली जॉब है, वो भी इतनी दूर है। बट जब मैं ऐसे वापस आती थी ना ऐसे होटल रूम में, रोना सा भी आ रहा होता था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि यार बहुत दूर आ गई हूँ। तब तो मैं बहुत एक्साइटेड थी आने के लिए कि चलो कुछ अच्छा है हाथ में। पर मुझे ये लग जाता था कि यार
जो वो वाला फेज था उससे तो बेटर है। मतलब क्योंकि आप इतने ज्यादा कट ऑफ हो कि यार वापस नहीं जाना है इस चीज से, और वो अगर फेस कर लिया है आपने, जब आपने सब चीज छोड़ के कहीं पे फोकस कर रहे हो, आप फेलियर्स देख रहे हो इतने ज्यादा, तो आप हम्म ये मान लेते हो कि यार उस चीजों से ना बहुत सारी चीजें हल्की लगने लगती है, कि अगर वो फेस किया है तो ये तो आप फेस कर ही लोगे। तो एक वो चीज आ जाती है। बाकी हम्म अगर सीवी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोलूं, मतलब मैं सीवी हम्म टिप्स भी देती हूँ, तो उसमें पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैंने इस तरह के वर्ड्स भी यूज किए थे कि टाइम मैनेजमेंट आ जाता है, विच इज ट्रू। मतलब अपने दिन को शेड्यूल करना सीख जाते हो, आपको पूरे वीक में क्या प्लान करना है, आपको पूरे महीने में क्या प्लान करना है, तो आप यू लर्न दैट थिंग। आप एक डेडिकेशन आ जाती है आप में चीजों को लेके, आप इजीली किसी चीज से ऊबते नहीं है कह सकते हैं। आप उस हम्म चीज के लिए थोड़ा सीरियसनेस बढ़ा लेते हैं कि यार इस चीज पे स्टिक कर रहे हैं तो कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं तो हम्म कर रहे हैं। तो वो चीज है। प्लस आई थिंक बिकॉज आप उन वाली चीजों से ना, बिकॉज लाइक फॉर एग्जाम्पल एडिक्शन किसी चीज का हो, किसी चीज का आपको मान लो रील्स देखने की वजह से आपका रिटेंशन पावर कम है अब, बट जब आप उस फेज में, बिकॉज आप इन सब चीजों से कट ऑफ हो, तो आपका वो नेचुरली ना आप एक बेटर फोकस्ड इंसान बन पाते हो, कि यार चीजों में बाकी चीजें छोड़ना मतलब इट्स नॉट टफ। सो फॉर एग्जाम्पल मैं कॉलेज में भी अपने इंस्टाग्राम पे बहुत एक्टिव थी, वो मेरा पर्सनल अकाउंट था, बट हम्म स्टार्टिंग के ना 1-2 महीने तो मुझे लगा कि क्या चल रहा है, देखती रहो क्या हो रहा है। तो उसके दोनों ही साइड से, मतलब इसलिए भी आई स्टॉप्ड यूजिंग कि बिकॉज कहीं और कोई कोई फॉरेन जा रहा है पढ़ाई करने, कोई कुछ अचीव कर रहा है, तो आपको थोड़ा डिस्ट्रैक्शन लगता है। तो हम्म वो चीज भी थी, बट उसके बाद ना लाइफ बहुत सॉर्टेड हो जाती है कि ठीक है यार, जिससे आपको बात रखनी है रखोगे, जिससे नहीं हो रही है नहीं हो रही है। ऑल दो अब मैं जैसे वापस आई हूँ ऐसे वाला थोड़ा इस वाली फील्ड में, सोशल मीडिया पे एंड ऑल, तो वो चीज पिक करना भी इजी है, बट उसको ना छोड़ना अभी भी इस पॉइंट पे भी आई एम लाइक कि अगर छोड़ना हो तो यार छोड़ भी सकते हैं, कुछ ऐसा टफ नहीं है लाइफ हम्म में। तो एक वो चीज है। और मतलब मुझे अभी तक ये तो मतलब मैं अलग पोर्शन भी आप इसको रख सकते हो बातों का, बट आई थिंक कि जो मैंने जितना टाइम बिताया, 3 से 4 साल, तो मुझे लगता है ये एकदम परफेक्ट टाइम है उस एग्जाम को समझने के लिए, उस एग्जाम को देने के लिए। हम्म इससे ज्यादा टाइम जब आप बिता लेते हो ना, बिकॉज हम्म जो मैं फील्ड में हूँ फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल कंसल्टेंसी में, यहाँ पे यार 8 आउट ऑफ 10 लोग वही हैं जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स रहे हैं जिन्होंने एग्जाम दिया है। ओ तो मतलब हम इस फील्ड की भी बात करेंगे, काफी इंटरेस्टिंग है ये। बट राइट जो मैंने एक कॉमन पैटर्न देखा ना, जो लोग मेंस तक पहुंचे, जो इंटरव्यू तक पहुंचे, जिनका 6 अटेम्प्ट होके फिर वो नहीं दे पाए, हम्म उनमें ना एक कड़वाहट सी एग्जाम को लेके कि यार हम वो अपनी जॉब से भी थोड़ा सा मेरे को लगता है कि नाखुश हैं, कि यार मजबूरी में करने वाली चीज। और जो हम्म मेरे पार्ट में हुआ, क्योंकि मैंने अपने खुद से छोड़ा, तो एक वो रहता है ना कि यार ये मेरी चॉइस है, इतना ही टाइम देना हाँ था, हो सकता है मैं 5-6 अटेम्प्ट में 6 अटेम्प्ट में निकाल ही लेती, बट मुझे ऐसा लगा कि यार दिस इज द टाइम कि अब मूव ऑन किया जाए। तो एक वो वाली हम्म चीज है कि आप टाइम से छोड़ो तो अच्छी लर्निंग ज्यादा रहती है, और हम्म सारी चीजें आप सब कुछ, मतलब जब आपके पास ऑप्शन आ पड़े और तब आप छोड़ो तो चीजों में नेगेटिविटी ज्यादा रह जाती है। तो या दैट इज वन थिंग। um, तो यूपीएससी का फेलियर लाइक एंड रिपीटेड फेलियर आपको क्या लेसन दिखाता है? बिकॉज यू मेंशन दैट यू हैव बीन अ टॉपर ऑल योर लाइफ, राइट? स्कूल में बढ़िया परफॉर्म, कॉलेज में यू आल्सो गॉट गुड सीजीपीए, एंड देन enters UPSC in your life wherein repeated failures देखने पड़ रहे हैं. What are your learnings from the UPSC failure? एक तो यार लर्निंग से ज्यादा ना ये एक्चुअल में बैड फेज ही ज्यादा होता है, मतलब क्योंकि अच्छा. जो भी पॉजिटिव चीज हो सकती थी वो मैंने बता दी कि चलो सिलेबस अच्छा था, पढ़ाई अच्छी थी, हम्म बट वो फेज सच में बहुत बुरा होता है। और मतलब मैंने अभी भी मतलब क्या है कि बिकॉज ऑफ द कॉलेज का नाम वाम जो होता है, या आपने जो कॉलेज में एक्टिविटीज करी, तो आप हम्म बहुत इजीली ट्रांजिशन, इजीली तो अब भी नहीं, बट आप ट्रांजिशन कर पाते हो कॉर्पोरेट सेक्टर में। हम्म बट प्लेंटी ऑफ माई फ्रेंड्स जो मतलब प्राइवेट कॉलेज से ही पढ़े हैं, या कॉलेज में भी थे तो पढ़ाई पे ज्यादा ही फोकस रखते थे, जिनका अभी भी नहीं निकला है। हम्म मतलब मैं जब 3-4 साल कर मतलब 2 साल करोल बाग में थी, 2-3 साल घर से ही लाइब्रेरी ज्वाइन करके पढ़ रही थी, जो भी मेरे साथ में लोग थे वो अभी भी तैयारी कर रहे हैं। और हम्म एक्चुअली प्रॉब्लम क्या होती है इस एग्जाम के साथ कि आप ऑप्शन नहीं बचता है। सो फॉर एग्जाम्पल जब मैं 2 साल तक भी तैयारी में थी तो भी मुझे लगता था कि यार मुझे जॉब मिल जाएगी।
अपने ऐसे हम्म कॉलेज वाले टाइम के हिसाब से। बट जैसे ही तीसरा साल शुरू होता है, आपको भी पता है कि अब आप मतलब आपकी जो एक रिडंडेंसी है वो बढ़ गई है मार्केट हम्म में, आपके कॉर्पोरेट सेक्टर में वो लोग फ्रेशर्स को ही प्रेफर करेंगे, आपका इतना गैप ईयर हो गया है। चौथा हम्म साल आता है आपको और वो टेंशन बढ़ जाती है। तो अब आपको क्या लगने लगता है ना कि यार ये एग्जाम क्रैक करना इजियर हो गया है, बिकॉज आपने 4 साल किसी चीज को दिए। मेरी 3 साल की डिग्री है और तीन हम्म साल उस चीज को हो चुके हैं, और 3 साल अब मैं इस एग्जाम में पढ़ रही हूँ। तो आप फिर उस चीज में इतना फंस जाते हो कि आपको लगता है कि यार अब तो एग्जाम ही निकालना पड़ेगा। वो जो आप एक हम्म चाहत थी ना कि निकालेंगे मन है, तो वो चीज बहुत ज्यादा ना पढ़ने वाले उसमें आ जाती है। तो शायद मैं इस चीज के पॉजिटिव्स बता नहीं पा रही, बिकॉज यार वो फेलियर से आप क्या ही मतलब, फेलियर है तो है, मतलब आप बस शायद एक्सेप्ट करना सीख जाते हो, थोड़े हम्म हम्बल हो जाते होंगे शायद से। बट हाँ, कॉन्फिडेंस पे ना एक्चुअली नेगेटिव इम्पैक्ट ज्यादा पड़ता है। और मतलब करेक्ट। नेगेटिव्स हैं यार, मतलब उस चीज के तो नहीं नहीं कुछ। नहीं, बिल्कुल। ये हम्म। भी आई थिंक लाइक नेगेटिव्स भी हैं, तो हमें इसको वी शुडंट शुगर कोट एंड टेल इट, दिस इज द राइट, रियलिटी। लाइक दिस अगर इज द रियलिटी, राइट। क्योंकि हम तो रियल बात करने ही बैठे हैं यार यहाँ पे। अगर बार बार रिपीटेडली अटेम्प्ट्स देने से मेंटल हेल्थ खराब हो रही है, कॉन्फिडेंस बहुत पे होती, फर्क आता है, तो आता है। मतलब इसमें ये कोई नहीं है कि नहीं भाई इसमें से कुछ हम्म, अच्छा ही निकलेगा। एब्सोल्युटली ट्रू। नहीं निकलता यार। मतलब मुझे हम्म अभी भी जो बुरा लगता है ना, अपने साथ वाले पीयर्स को सोच के लगता है कि निकलना, मतलब ऑप्शन ही नहीं पता है कि निकलें कैसे। मतलब मैं खुद भी कंफ्यूज हो जाती हूँ सजेशन देने में कि हाँ यार, मतलब मैं चाहती हूँ वो निकले, बट ऑप्शन क्या होता है, फिर आप दूसरे एग्जाम की तैयारी कर लो। और हम्म दूसरे एग्जाम, क्योंकि मैंने बताया था कि इतना डिफरेंट होता है कि हम्म फिर आपको या तो यूपीएससी छोड़ के तैयारी, मतलब ये हो जाता है कि उसको, और वो छोड़ा नहीं जाता क्योंकि आपने किसी एग्जाम को इतने साल दिए, तो आपको लगता है यार ये एग्जाम पढूं तो इजी पड़ेगा। सो फॉर करेक्ट। एग्जाम्पल, मैंने कभी एसएससी सीजीएल की तैयारी नहीं करी, क्योंकि हम्म उसमें मैं मैथ्स पढ़ूंगी, रीजनिंग पढ़ूंगी, उसको भी बहुत टाइम चाहिए। और फिर yeah, मैं सोचती हूँ कि यार इतने में तो मैं अपना हिस्ट्री, ज्योग्राफी और अपना पॉलिटी रिवाइज कर लूँ, तो मे भी वही स्ट्रेंथन हो जाए। तो हम्म भाई वो बहुत ही ऐसे विशियस साइकिल है, बहुत ज्यादा। मतलब उस चीज पे मैं बहुत ज्यादा डेप्थ में बात करती हूँ, तो मैं अभी भी ऐसे थोड़ा इमोशनल हो जाती हूँ कि यार वो फेज बुरा ही था ओवरऑल तो। हम्म। और ये बहुत ना हमने रेलेवेंट बात बोली, और ये पता है, ये सबसे खास बात ये है कि सिर्फ आपकी कहानी नहीं है, ये हर यूपीएससी एस्पिरेंट की कहानी है। कि भाई उन्हें जैसे ही लगता है वो किसी सेकंड एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करने जा रहे होते हैं, थोड़ा सा भी टाइम उसको वो देते हैं, उन्हें लगता है यार इतना टाइम इसमें जाएगा मेरा, इससे बढ़िया तो मैं अपना लाइक हिस्ट्री ज्यादा पढ़ लेता हूँ, अपना इंटरनेशनल सिक्योरिटी ज्यादा पढ़ लेता हूँ, उसमें मेरा जो है हाथ टाइट वही वो जो है वही स्ट्रांग वही हो वही जाएगा। वही। एंड दैट नेवर रियली, लाइक देयर इज नो सोल्यूशन टू दैट, दैट्स द सैड पार्ट। बट ठीक है, कोई नहीं। आई थिंक बहुत हो गया यूपीएससी का डिस्कशन अब, because the राइट, meat of this entire conversation is going to be how to get out of this एग्जैक्टली, attempts wala cycle and look for opportunities that will make you feel that you are doing good in your life, because वो सबसे राइट राइट। बड़ी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अटेम्प्ट्स, एग्जाम्स, हिस्ट्री, जीएस, इन सब के पूरे उसमें अपने करियर जो है वो बार बार एक जो रिमाइंडर आता रहता है ना, यू आर अ फेलियर, कि भाई नहीं तुमसे हुआ नहीं एग्जाम। नो, आई थिंक यहाँ पर वी शुड फर्स्ट टेक आउट अ मोमेंट दैट इट्स ओके टू फेल। अब हो गया है जो हो चुका, उसको दैट कांट बी चेंज, राइट? व्हाट्स हैपेंड हैज हैपेंड। बट what lies ahead is your future and how to make the best of it. Whatever learnings you had, you've taken from the UPSC cycle, let's take all of that and see what career opportunities are available. uh, Coming back to you, वैष्णवी, कैसे जो है फिर फाइनली जैसे आपने डिसाइड कर लिया था कि ठीक है, जॉब कैसे लगी, वो उसका पूरा जो है स्टोरी आप बताइए एक बार। या सो जैसे मैंने बताया कि कॉन्फिडेंस कम हो जाता है बहुत ज्यादा। आप नॉर्मली प्राइवेट सेक्टर में अप्लाई करने के लिए खुद को ही कम मानने लगते हो कि यार अब तो इतना गैप ईयर है, किस उस पे जाएं। प्लस जो स्टार्टिंग्स होती हैं, स्टार्टिंग सैलरीज भी, वो भी ऐसा लगता है कि यार अभी, बिकॉज आपने इमेजिन कर लिया दिमाग में कि आप आईएएस ऑफिसर बनने वाले हो। फिर आपको प्लस मुझे लगता है जो मूवीज वगैरह में वो दिखाते हैं ना 9 to 5 की, इतनी ज्यादा डिमीन किया हुआ है उस चीज को कि आपको खुद लगता है कि नहीं नहीं यार, हम कैसे ही सरवाइव करेंगे उस वाली चीज में। तो वो वाला फेज भी था। प्लस मुझे एक्चुअली में लगता था कि मुझे बहुत ज्यादा ही बेस से शुरू करना पड़ेगा, और हम्म उससे बेटर है मैं तैयारी करूं, एग्जाम निकालूं। वो चीज रहती है कॉन्स्टेंटली कि उससे आसान तैयारी करना है। तो वो चीज चल रही थी। तो मैं में जैसे कि मैंने बताया कि मैं और चीजें भी सर्च कर ले दिया करती थी अपने लो फेज में। तो हम्म लास्ट ईयर का अक्टूबर मंथ था, अक्टूबर 2023। तो मैं गवर्नमेंट फेलोशिप्स ढूंढ 2022। रही थी।
20। अच्छा हाँ सॉरी हाँ 2022 हाँ। लास्ट अरे ईयर था वैष्णवी ऑलरेडी अक्टूबर। 2024 में पहुंच चुकी है। तो लास्ट ईयर था 2022 की बात है। एंड मेरा वही लो वाला फेस चल रहा था, एग्जाम आ रहा है अगले 6 महीने में, नहीं निकला है, कॉन्फिडेंस लो है। तो अच्छा गवर्नमेंट फेलोशिप्स का भी मैं थोड़ा सा यहाँ पे बता देती हूँ कि हाँ हाँ। बेसिकली इसमें क्या है कि एक तो सबसे बेस्ट चीज है यार ये, अगर आपको एज अ यूपीएससी एस्पिरेंट कुछ ट्राई करना है तो आपको इनके लिए अप्लाई करना चाहिए। अच्छा। फर्स्ट चीज कि इसके लिए लोग बहुत ही कम है, मतलब पता नहीं होता है। तो मेन चीज की कंपटीशन कम है, आप गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर सकते हो, गवर्नमेंट्स के साथ में काम कर सकते हो। और ये जो आपका गैप ईयर है तो उसको ओवरकम करने में बहुत अच्छा रोल निभाता है। एंड यूजुअली स्टाइपेंड्स बहुत अच्छे होते हैं। तो ओके। वो जो आपको एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी चाहिए होती है वो उससे थोड़ा मिल जाती है। हम्म और अल्टीमेटली आपको गवर्नमेंट के साथ काम करने का मिल रहा है यार, वो जो चार्म रहता है ना यूपीएससी एस्पिरेंट्स को कि आप हम्म गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में काम कर रहे हो, तो वो यहाँ पे मिलता है, प्लस आपको लर्निंग्स रहती हैं। तो हम्म इवन इफ अगर आपका गोल यूपीएससी निकालना भी है तो आप फेलोशिप्स के साथ में तैयारी भी कर सकते हो। और वो आपके डेफ में कितना ज्यादा एज क्रिएट कर सकता है। डेफ इज इंटरव्यू, जो आप सीवी भरते हो यूपीएससी के लिए, तो डिटेल्ड उससे डेफ। एप्लीकेशन फॉर्म। हाँ जी हाँ जी। तो आप ओके। उसमें लिखोगे तो वो भी एक एज है आपका, आप इंटरव्यू उस हम्म उस डायरेक्शन में लेके जा सकते हो। तो ओके। अगर आपको 2-3 साल हो गए, इट्स नॉट रिकमेंडेड फॉर फर्स्ट या सेकंड ईयर स्टूडेंट्स, 3-4 साल हो गए तो आप फेलोशिप्स में अप्लाई करें। हम्म और इसको ढूंढना कैसे है? इसको ढूंढना ऐसे कि आपको अपडेटेड रहना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा फिक्स्ड कैलेंडर नहीं होता है इसका। कभी किसी डिपार्टमेंट में कोई अवेलेबिलिटी होती है तो वो इसको ओपन कर देते हैं। तो ओके। प्लस काफी अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स इसको ओपन करते हैं। सो मैंने जैसे एक में अप्लाई किया था, एनजीएमए करके है वो, हम्म अम, गांधी समथिंग करके था यार वो, हम्म नेशनल गांधी मेमोरियल समथिंग। तो हम्म लाइक आई चेक वंस। तो इस तरह के बहुत सारे निकलते हैं बड़े अच्छे इंस्टीट्यूट्स, आईआईटीज रिलेटेड, आईआईएम्स रिलेटेड एफिलिएटेड होते हैं वो कोर्सेज। हम्म तो एक एक साल के वो लोग निकालते हैं, गवर्नमेंट पॉलिसी मेकिंग के लिए वो वर्क करते हैं। तो मैं ऐसा ही कुछ ढूंढ रही थी, तो मैंने एक यूट्यूब पे एक थंबनेल देखा जिसपे मैंने सिर्फ स्टाइपेंड पे फोकस किया, देन मैंने उस पे क्लिक किया। मतलब वो एक है कि आपको यार मॉनेटरी मोटिवेशन मिलता है तो वो ज्यादा मतलब बेटर हो जाता है। तो मैंने वो तब क्लिक किया तो वो पॉलिटिकल कंसल्टेंसी रिलेटेड था, और ये अच्छा। कॉर्पोरेट सेक्टर की ही जॉब मतलब फेलोशिप थी। तो ओके। आई सर्च अपॉन इट। और हम्म यहाँ से मुझे लगता है कि वही टर्निंग पॉइंट मेरा यही, वो जो मैंने वीडियो पे क्लिक किया वो था। बिकॉज मैंने पहले समझा कि है क्या। और उसके लिए ना फर्स्ट राउंड था सीवी और आपका कवर लेटर, या उसको स्टेटमेंट ऑफ पर्पस भी बोल सकते हैं इन अ वे, क्योंकि वो आपको हम्म। जानना चाह रहे थे कि व्हाई यू वांट टू जॉइन एंड ऑल। तो मैंने सोचा यार सीवी अच्छा मैंने 4 साल से बना ही नहीं है, ठीक है, मतलब कभी कॉलेज की प्लेसमेंट के टाइम पे बना ली थी बट उसके बाद से कभी बना ही नहीं हूँ। तो आई मेड दैट। और मुझे ना अपनी ही सोसाइटीज के नेम्स तो याद थे, बट जो मैंने उस टाइम प्रोजेक्ट्स किए थे, मैं किसी मतलब कितना ज्यादा फुटफॉल था, स्पॉन्सरशिप हम्म थी तो कौन से ब्रांड्स लेके आए थे हम लोग। तो मतलब वो सब चीजें मैं खुद के फेसबुक पेजेस पे जाके ढूंढ रही थी उन वाली सोसाइटीज की, यार ये नाम था वो नाम था उस प्रोजेक्ट का। तो मेरे को ना 2-3 चीजें बहुत रियलाइज हुई। एक तो हम्म ये कि आपने कैसे अपने आप को मतलब एक तरह से आपने इतना सब किया, और वो मुझे लगता है कॉलेज लेवल के हिसाब से कॉलेज स्टूडेंट काफी कुछ चीजें थी, और अब आप हम्म वो सब छोड़ के मतलब आपको नाम भी याद नहीं है। तो मेरे को वो लगा कि यार काफी कुछ है जो मैं अभी भी कर सकती हूँ जो मैंने किया है। तो एक वो हम्म थोड़ा सा कॉन्फिडेंस वाली चीज आई कि यार किया तो काफी कुछ है, बिकॉज आपने 3 साल में उस चीज को कभी रिकॉल नहीं किया कि आप क्या हो। अब आप सिर्फ 3 साल से बुक्स में ही लिमिटेड हो और आपको बस ये याद है कि आपके एग्जाम नहीं निकल रहे हैं। तो मैंने हम्म वो सीवी बनाई। प्लस जब मैं एसओपी लिख रही थी, हम्म तो बिकॉज इट इज पॉलिटिकल कंसल्टेंसी जॉब, तो मैंने हम्म उसमें अच्छे से एक्सप्लेन किया कि मैं कैसे इलेक्शंस में खड़ी होती थी। मैं इलेक्शंस के लिए मतलब क्लासेस में जाती थी, कैंपेन करती थी, कैंपेन आइडिया हम्म बनाती थी, मैनिफेस्टो में क्या प्रोमिस डाल सकते हैं वो डाल, मतलब वो सब लिखा मैंने। तो मेरे को हम्म लिटरली ऐसे ना चाहत सी हुई कि यार ये जॉब लग जाए, मतलब मेरे को इंटरेस्ट आया, क्योंकि मुझे रियलाइज हम्म हुआ कि मुझे इलेक्शंस में एक्चुअली में इंटरेस्ट है। और शायद से मैं कॉलेज टाइम में मुझे पता होता कि ये फील्ड है तो मैं अप्लाई भी करती। हम्म तो ये चीज हुई। फिर यार ये प्रोसेस बहुत लंबा गया कि मैं थक हार के वापस से मैंने बुक्स उठा ली थी, ऐसा भी हुआ था। अच्छा। हाँ कितना टाइम बिकॉज लगा? 2 अक्टूबर को मैंने अप्लाई कर दिया था। अक्टूबर नवंबर दिसंबर में जाके फाइनल हुआ, दिसंबर भी एंड में। तो हम्म मैं, और प्लस क्या है कि आप ऐसे तो नहीं सोच सकते कि ये एक जॉब है और आपकी लग जाएगी लाइफ सॉर्ट है, ऐसा नहीं होता है। तो मैं तब भी लाइब्रेरी में बैठ के इसके कभी कुछ प्रोसेस हो रहा है तब कर रही होती थी। तो फर्स्ट राउंड हुआ।
फर्स्ट राउंड हुआ तब भी मैं इतना वो नहीं था, मैं तब भी ऐसी थी कि चलो अप्लाई भेज दिए सीवी। फिर शॉर्ट लिस्टिंग का जो मेरे को मेल आया वो विद इन 1 वीक आ गया। उसके बाद से मेरे को बहुत कॉन्फिडेंस आया कि यार कुछ मतलब शॉर्ट लिस्ट हुआ है तो कुछ है। तो उसके बाद मैं अपनी सीवी मॉडिफाई करी अकॉर्डिंग टू अदर जॉब्स भी, मतलब फिर मेरा ऐसे हो गया था कि और मतलब इस फील्ड में जो और जॉब्स है उनमें मैंने अप्लाई किया सेम सीवी से। प्लस जो मेरे रोल होता है एज अ बिजनेस एनालिस्ट वाला, जो आपको एज अ बीकॉम ग्रेजुएट मतलब जो हमारे कॉलेज में कंपनीज आती थी वो देते हैं, जो रोल ऑफर करते हैं, तो उस वाले रोल के लिए भी मैंने अप्लाई किया। उसके लिए अपनी मैंने सीवी थोड़ी सी मॉडिफाई की, थोड़ा सा उसमें वो वाले पार्ट्स ज्यादा मैंने हाईलाइट किए कि हम्म एज अ लर्नर या एज अ कंप्यूटर मैंने कंप्यूटर्स में क्या क्या सीखा था, मतलब हमारा एक सब्जेक्ट था वो। और हम्म तो जैसे मैंने अपने पॉलिटिकल वाले में इलेक्शन वाला पोर्शन बड़ा रखा, तो अब वो थोड़ा सा कट डाउन कर दिया था, रखा वो अब भी प्राइमरी उस पे, बिकॉज उन्हें भी करेक्ट चाहिए होता है कि बच्चे जो है तैयारी करें उस चीज, मतलब उनमें थोड़ा लीडरशिप क्वालिटी दिखे कि लर्नर है वो कि नहीं। तो वो हम्म चीज मैंने हाईलाइटेड रखी, बट पोर्शन थोड़े उस तरह से एडिट कर दिए। तो मैंने ओके उसमें भी अप्लाई किया। फिर जर्नी यही हुई कि इवेंचुअली जो मैंने जो सबसे पहला फेलोशिप के लिए अप्लाई किया था, इंटरव्यूज अच्छे गए, एक एक महीने बाद वो हो रहे थे। तो फाइनली दे आस्क कि इफ यू वांट टू ज्वाइन एज अ एम्प्लॉय। तो वो भी मैं तो तब तो रेडी हर चीज के लिए थी भाई कि ठीक है, मतलब एम्प्लॉय हो तो एम्प्लॉय से ही। बट मुझे पहले ना ये लगा था कि एज अ फेलो मुझे शायद ज्यादा इजी रहेगा, बिकॉज मुझे सीखने को ज्यादा मिलेगा, थोड़ा स्पून फीडिंग हो जाएगी। टू हम्म बी वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज मैं इतने टाइम से मतलब पहली जॉब थी मेरी। राइट बट ठीक है, उनको लगा कि एज अ एम्प्लॉय आना चाहो आप तो मैं एज अ एम्प्लॉय मैंने ज्वाइन किया। और वही है, मतलब आई थिंक इसको कहते हैं जो होता है अच्छे के लिए होता है। पहले मुझे स्टार्टिंग में लगता था कि यार फेलोशिप थी तो मैं लर्न ज्यादा कर पाती। अब मुझे हम्म लगता है कि वो जो एक डे वन से एक आपको ऐसे समझा गया ना कि आप एम्प्लॉय हो भाई, कि आप कर लोगे, आपको आता है आप कर लोगे। तो उस हम्म चीज की वजह से मैं बहुत जल्दी जल्दी सीख भी पाई काम को। और हम्म उसकी वजह से मुझे टास्क भी ज्यादा ऐसे मिले जो टफ स्टार्टिंग में बहुत थे, एग्जॉस्टिंग, मतलब मैं ऐसे हो जाती थी कि यार ये तो मुश्किल है समझना चीजों को, पॉलिटिक्स समझना एंड ऑल। बट उस वजह से भी मतलब वही है ना, जो आपको एक बिलीफ हो जाता है इन द सिस्टम कि मैं राइट तैयारी करी यूपीएससी की, उसकी वजह से मुझे फायदा हुआ एक्चुअली में इस जॉब में। बिकॉज करेक्ट इंटरव्यू में वरना मैं क्या बोलती कि मुझे कुछ देश दुनिया का पता ही नहीं था उससे पहले तो मुझे राइट उसका फायदा हुआ। जो मैंने कॉलेज में इलेक्शंस लड़े होंगे तो अब मुझे रियलाइज हुआ कि यार उसका फायदा मुझे यहाँ हो रहा है। हम्म मेरा फेलोशिप नहीं हुई तो अब 1 साल बाद मुझे रियलाइज होता है कि जॉब लगना ज्यादा बेटर था मेरे लिए कि मैं हम्म एम्प्लॉय हूँ। तो वो हम्म वाला, हाँ शायद से ये जो आप पूछ रहे थे ना कि आप क्या सीखते हो, आप ये भी सीख जाते हो कि यार जो होता है मतलब इवेंचुअली अच्छे के लिए होता है, लाइक अभी और मुझे चीजें समझ में आती हैं कि कनेक्शन था, कनेक्टिंग डॉट्स थे राइट ये तो। कनेक्ट ये हाइंडसाइट में हाँ यू कैन एक्चुअली कनेक्ट द डॉट्स एंड रियलाइज दैट ओके इट मेक्स सेंस नाउ एग्जैक्टली तो वो चीज हुई। तो हम्म या ये बेसिक स्टोरी चीज टाइप चीज थी। अब आप मेरे से ऐसे प्रॉपरली कोई प्रोसेस का क्वेश्चन वगैरह कुछ पूछना चाहे हम्म तो आप वो पूछ सकते हो। तो आप गए फेलोशिप के लिए थे पर उन्होंने उनको आपकी प्रोफाइल इतनी पसंद आई कि आप ऐसे फुल टाइम ही आ जाओ हाँ अगर मतलब मैं सिंपल भाषा में बताऊं तो हाँ मैं ऐसे तारीफ के तौर पे बोलूँ तो बोल सकते हैं कि हाँ कि हाँ बाकी उनको भी ये था बिकॉज एप्लीकेशंस काफी आई थी, जैसे कि मैं बोला हम्म स्टाइपेंड वाज प्रेटी गुड। तो हम्म एप्लीकेशन उनके पास भी काफी थी, वैरायटी ऑफ पीपल थे यार, मतलब आया काफी लोग हैं जो आपका फॉरेन यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट थे, काफी ओ लोग 2-3 साल के एक्सपीरियंस वाले थे जो फेलोशिप में अप्लाई कर रहे थे। तो हम्म ऑक्सफोर्ड वाले बच्चे भी थे, कैम्ब्रिज वाले बच्चे भी थे। तो हम्म वो पता नहीं जो भी फैक्टर रहा होगा, मे बी उन्हें लगा होगा बिकॉज पॉलिटिकली एक्यूमन था मेरा, बिकॉज ऑफ द कॉलेज इलेक्शंस, तो उन्हें लगा होगा कि आप एज एम्प्लॉय भी काम कर सकते हो, क्या वर्क राइट किया कुछ नहीं पता होता है, बट इवेंचुअली सबके लिए वो जो भी होता है वो वर्क कर ही जाता हम्म है जो बेटर रहता है। तो राइट या दैट वाज थिंग। So, like, just tell me, fellowship में you work with the government and you get this, you get stipend in as राइट remuneration, right? राइट, So that's जो what गवर्नमेंट fellowship फेलोशिप्स is. होती है, राइट। Okay. आई थिंक थोड़ा खुल के अगर हम स्टाइपेंड भी बता पाए ओनली इफ यू आर कंफर्टेबल कि कितना रेंज हाँ में जो है पेमेंट्स मिल सकती है ताकि एटलीस्ट राइट। जो लोग सुन रहे हैं उनको भी मोटिवेशन मिले हम्म। तो अगर मैं वैसे अगर बताऊं, आई थिंक थोड़ा फेलोशिप की भी मैं क्लैरिटी दे देती हूँ। सो हाँ फेलोशिप इज बेसिकली लाइक कि आप कहीं पे आप एक स्टूडेंट हो, और आपको स्टूडेंट तो हो ही, आपको उस चीज के पैसे मिलते हैं, स्टाइपेंड मिलता है, जैसे आप पीएचडी वगैरह भी करते हो तो यू राइट गेट स्टाइपेंड। सो यू राइट आर नॉट एम्प्लॉय हम्म बट यू आर लाइक समवन की जिसको वो इंस्टीट्यूट पढ़ाएगा, एक तरह से सिखाएगा चीजों को, और मतलब ऑन ग्राउंड एक्सपीरियंस देगा। हम्म तो जब हम बात करते हैं गवर्नमेंट फेलोशिप्स की या एनजीएमए हम्म वगैरह की, तो जो मैंने एग्जाम्पल, जैसे मैं आपको एनजीएमए का बता रही हूँ, हाँ उसमें
IIM बैंगलोर एफिलिएटेड था उस कोर्स के हम्म लिए, और स्टाइपेंड था 50,000 था पर मंथ। और हम्म आपको वो ऑन ग्राउंड ही जॉब सिखाते हैं। मतलब यार इस चीज के लिए ना थोड़ा सा वही है, अभी जो करंट में फेलोशिप्स चल रही हो और कुछ नहीं करना होता आपको, गूगल पे जाना है, फेलोशिप्स, गवर्नमेंट फेलोशिप्स डाल दिया, प्राइवेट फेलोशिप्स डाल दिया, तो वो हम्म उसमें। और सो एक रिसेंट में आजकल ट्रेंड चल रहा है, जो गवर्नमेंट फेलोशिप है, फॉर एग्जांपल इस टाइम पे आई थिंक दिसंबर में क्लोज होने वाला है, यूपी गवर्नमेंट की फेलोशिप निकली हुई है जिसका ओके स्टाइपेंड 40,000 है। सो लाइक हम्म इट्स वेरी सॉर्टेड कि आप डायरेक्टली यूपी गवर्नमेंट के साथ में काम करोगे। जब हम्म मैंने ये वाली फेलोशिप में अप्लाई किया था अपनी वाली में, हम्म तो उस टाइम पे छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट की निकली हुई थी, हम्म हरियाणा गवर्नमेंट की निकली हुई थी, तो इनकी हम्म 40 से लेके 60,000 तक, 70,000 तक भी होती है। दिल्ली हम्म गवर्नमेंट एक निकालती है जिसको तो मैं हम्म अभी भी लुक अप टू करती हूँ, तो हम्म बिकॉज वही होम टाउन वाली फीसिबिलिटी हो जाती है, तो हम्म उसमें क्या है कि उसमें वर्क एक्सपीरियंस चाहिए होता है या मास्टर्स चाहिए होता है। अच्छा तो उसमें आपका 1 लाख से 1.2 लाख सैलरी वो देते हैं, मतलब स्टाइपेंड देते हैं 1 साल का, एंड इफ यू डू ओके गुड वर्क तो वो एक्सटेंड भी हो जाता है 1 साल से। तो ओके इनके ओके लिए मैं एलिजिबल नहीं हो पाती थी बिकॉज वर्क एक्सपीरियंस नहीं है मेरे पास। बट हम्म यार इसमें भी ना यही है, जो जॉब्स निकलती, कई एस्पिरेंट्स ऐसे भी हैं जो जॉब छोड़ छोड़ के कर रहे हैं, तो उनके लिए इट्स बेनिफिशियल कि वो ऐसे कर लें यहीं पे राइट ही। तो हाँ, गवर्नमेंट फेलोशिप्स का ये रेंज रहता है। हम्म और जो मेरा जिस मतलब फेलोशिप के लिए मैंने अप्लाई किया था, वो नेहरू फेलोशिप करके थी, प्राइवेट हम्म सेक्टर की थी। इस बार भी उन्होंने दोबारा से निकाले थे फॉर्म्स फेलोशिप के लिए, तो इनका हम्म स्टाइपेंड 75,000 रहता है। सो एज अ हम्म फ्रेशर इट्स लाइक यार कि आप मतलब बिकॉज आपको अगर जॉब ज्वाइन करनी है, इट्स लाइक कि आपको 30-40 से ही शुरू करना है, एंड दैट इज ऑल्सो नॉट बैड, मतलब नो हम्म डाउट इट्स नॉट बैड। बट वो फिर ना आप थोड़ा ज्यादा कंफ्यूज रहते हो कि छोड़ें उस चीज को और पकड़ें कि पढ़ाई ही कर लें बिकॉज बेटर बेनिफिट्स। तो करेक्ट एक वो चीज है। एक होता है यार इंटर्नशिप्स, वो हम्म 1 से 2 महीने होती है, गवर्नमेंट हम्म इंटर्नशिप्स होती है। हम्म तो जो मुझे याद है बिकॉज मैंने भी देखी थी, जैसे इंटेलिजेंस ब्यूरो की निकलती है, आप हम्म 2 महीने करते होंगे साथ, और स्टाइपेंड इज जस्ट 10 to 15,000। हम्म बट इवन देन, बिकॉज वो 2 महीने की है, आपको एक्सपीरियंस हो गया यार, 2 महीने आपने गवर्नमेंट के हम्म साथ काम किया, आपके सीवी में एटलीस्ट कुछ रीसेंट है लिखने के लिए, जो राइट आप कहीं और से रीसेंट चीज नहीं ला सकते हो। जो मुझे भी कॉन्फिडेंस नहीं आता था, तो मुझे लगता था 3 साल पहले तो मेरी सीवी भरी हुई है, उसके बाद क्या। तो अगर हम्म मुझे भी कुछ ना मिलता, तो मैं इंटर्नशिप्स के अप्लाई करती कि भाई कम से कम हम्म रिसेंट में कुछ है मेरे पास, जो अभी अभी मैंने हाल फिलहाल में किया है। बिकॉज करेक्ट जॉब्स में क्या होता है, आप एक बार टेकअप कर लो, आप जब तक हाइक आपको नहीं मिलेगी तब तक आप चेंज नहीं करोगे, और वो हम्म चेंज करने के लिए भी यू विल वेट 1 ईयर, और उसमें भी हम्म आपको एक्सेप्शनली काम करना पड़ेगा कि आपकी फिर हाइक हो। तो इट्स बेटर कि पहले आप इंटर्नशिप लो और ट्राई करो कि जो आपकी फर्स्ट सैलरी है वही अच्छी हो, तो फिर वो राइट आपका ना स्किल धीरे धीरे बढ़ना करेक्ट इजी हो जाता है। जंप करना तो नेक्स्ट जंप लेना अप्रेजल या फिर हाइक जो हाँ, है वो बेटर हो जाता है एब्सोल्युटली एग्जैक्टली, बिकॉज यूपीएससी वालों के लिए यार ये रहता है, बिकॉज आप इतना पीछे हो ऑलरेडी ना, ऐसा फील हम्म आने लगता है कि यार साथ वाला तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो हम्म फिर आपके लिए और इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आप मतलब बहुत ज्यादा कंपटीशन मत करो कि यार ऑब्वियसली मेरे साथ वाले भी मेरे से डबल ट्रिपल कमा रहे होंगे, बट इट्स लाइक कि एक डिसेंट होता है, तो आपको भी रहता है कि हम्म अच्छा चल रहा है लाइफ में, आप थोड़ा राइट सेटिस्फैक्ट्री जोन में रहते हो। बिकॉज आप कम वाली टेकअप करोगे, इवन मेरे केस में भी होता, तो मैं भी ऐसे रहती कि मैं साइड बाय साइड फिर ट्राई करती, पढ़ाई भी होती रहे कि वो निकले, करेक्ट तो वो आप ना तो वहां 100% देते हो, ना आप जॉब को 100% देते हो। तो हम्म या एक ये चीज। तो फेलोशिप को ही जैसे मान लो आपने बताया 1 साल की तकरीबन होती है ये उसको हम्म। कंप्लीट करने के बाद जॉब अपॉर्चुनिटीज हमारे लिए ओपन अप हो जाती हैं क्या जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ हम फेलोशिप कर रहे हैं वहीं हमें पीपीओ बोलते हैं प्री प्लेसमेंट ऑफर जी जी टाइप जी, का कुछ मिल राइट जाता राइट है कैसे जो है यहाँ से अपॉर्चुनिटीज ओपन होती हैं फिर राइट। इसमें अब क्योंकि डिफरेंट चीजें आ गई हैं यार, अभी मैं पॉलिटिकल कंसल्टेंसी को बाद में बताऊंगी। अगर जेनरिक फेलोशिप्स बोलूं तो हम्म रिटेन भी होते हैं, हम्म और सब नहीं रिटेन होते ऑब्वियसली, गुड परफॉर्मर्स रिटेन होते हैं। और अगर आप रिटेन नहीं भी हुए हो, तो फॉर एग्जाम्पल आपकी जिस सेक्टर में आपकी आपने वो फेलोशिप करी है, सो गवर्नेंस सेक्टर है, तो आप पॉलिसी मेकिंग कंपनीज में अप्लाई कर सकते हो, जो कि ओके काफी सारी हैं। कंसल्टेंसी में भी आप जा सकते हो। सो कंसल्टेंसी में भी एक विंग होता है, हम्म जो जिन्हें चाहिए होता है गवर्नेंस रिलेटेड जॉब्स प्रोफाइल्स की, हम्म जिन्होंने एक्सपीरियंस रहा हो टू वर्क विद द गवर्नमेंट, तो वो हम्म आपको गवर्नमेंट कंसल्टेंसी, बिकॉज
इवन जो मतलब मैं अपना बेसिक रिसर्च बताऊं, जब मैं इस जॉब को टेकअप कर रही थी तो मुझे भी ये था कि फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या हैं। आपको हम्म। जरूरी नहीं है कि पॉलिटिकल में इंटरेस्ट आए आए। प्लस हम्म। यू नो कि मैनेजमेंट कंसल्टिंग इज मोर फेमस, मोर स्टेबल जॉब। तो हम्म। तब फॉर एग्जाम्पल मैंने चेक किया था, जैसे केपीएमजी में आई चेक द वेबसाइट, तो उनका एक पार्ट था जॉब ओपनिंग्स का, जो कि पर्टिकुलरली लिखा हुआ था फॉर द पीपल हु हैव एक्सपीरियंस टू वर्क अलॉन्ग विद द पॉलिटिकल पार्टीज विद द गवर्नमेंट। तो राइट। ये, तो आप इस तरह से कनेक्शन या बिल्ड कर ले, तो मुझे लगता है आप एक बार अगर सेक्टर में ज्वाइन करो ना, तो आपको फिर बहुत चीजों का पता चल जाता है। तो अगर आप हम्म। फेलोशिप्स में वर्क कर रहे हो, आप गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के साथ काम कर रहे हो, आप डीएमवीएम के साथ काम करते हो, इन वाली जो गवर्नमेंट फेलोशिप्स होती हैं, तो आप उनसे भी हेल्प ले सकते हो कि क्या अपॉर्चुनिटीज हैं। और उन्हें ज्यादा पता होता है क्या पॉलिसी में जाना है, तो आप कौन सी पॉलिसी मेकिंग में जा सकते हो, क्योंकि ये फेलोशिप हम्म। पहले साल नहीं निकल रही है, कितने सालों से निकल रही है, तो उस टाइम पे भी बच्चे कुछ कर रहे होंगे अभी। तो आप देख सकते हो कि अच्छा वो क्या कर रहे हैं। तो अगर हम्म। मैं जैसे पॉलिटिकल की बात करूं, तो इसमें भी 6 विंग्स होते हैं। आपका एक कम्युनिकेशन विंग है, सो अगर आप कम्युनिकेशन सीख गए, या हम्म। अगर आप फॉर एग्जांपल कैंपेन सीख गए, तो आप हम्म। एडवर्टीजमेंट टाइप कंपनीज में जा सकते हो कि ये कैंपेन हमने डिजाइन किया था, ये टैगलाइन हम्म। हमने दी थी। तो देन आपके एवेन्यूज एडवर्टाइजमेंट में भी खुलते हैं। फिर आप हम्म। कॉम्स में हो, आपको सोशल मीडिया आगे अगर हैंडल करना, तो आप हम्म। सोशल मीडिया में आगे बढ़ सकते हो, उस चीज को सीख सकते हो। आपका हम्म। रिसर्च विंग है, तो रिसर्च विंग तो मुझे बेस्ट लगता है फॉर यूपीएससी एस्पिरेंट्स, बिकॉज आपने वही किया है, आप हम्म। रिसर्च ही करते हो, तो वो आपके लिए इजियर है। आप सोशल इकोनॉमिक इश्यूज ही पढ़ते हो, आप ये समझते हो कि मैनिफेस्टो एंड ऑल में क्या डालना है, किस बेसिस पे डालना है। तो वो आप फिर रिसर्च विंग्स में बहुत इजीली अप्लाई कर सकते हो, और वो किसी भी तरह का रिसर्च विंग हो सकता है। आप यूनिसेफ वगैरह जैसी जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके साथ भी वर्क कर सकते हो, तो आपको एक हम्म। बेस मिल गया कि कुछ हम्म। तो है आपकी सीवी में। बिकॉज मेरे साथ में क्या था, मेरा एग्जाम भी नहीं निकला है, मेरा प्रीलिम भी नहीं निकला है, टू प्रूव हम्म। कि भाई मुझे कुछ नॉलेज है। लाइक हम्म। हाउ वुड दे नो कि भाई मैं पढ़ी रही थी 4 साल से, अगर मेरा एग्जाम ही नहीं निकला है तो राइट। अगर, और ये चीज ना मेरे साथ होता है, मतलब मेरे साथ नहीं, ऐसे काफी बच्चे जिनका यार प्रीलिम नहीं निकलता है 3-4 अटेम्प्ट तक, बट हम एक चीज सोच के चलते हैं कि 2 साल बाद तो प्रीलिम निकलना तो इट्स वेरी इजी। बट हम्म। अगर नहीं निकला है, तो आप वो, ये कुछ भी आप जो कर रहे हो, अगर आप नॉर्मल इंटर्नशिप भी कर रहे हो, तो वो हम्म। आपके लिए रिसेंट एक अपडेट हो गया कि यार इसने कुछ कर लिया है अभी हाल फिलहाल में। तो हम्म। एक वो चीज हो जाती है। प्लस जैसे मैंने आपको पॉजिटिव पार्ट बोला था पढ़ाई का, इस वाली पढ़ाई का, तो यार आपकी बातों में आने लगता है कि है नॉलेज, अगर आपने एक्चुअली जेन्युइनली नॉलेज, पढ़ाई करी। ग्राउंड, हाँ, ऑन ग्राउंड नॉलेज है। राइट। राइट राइट राइट। तो हम्म। दिस वाज अबाउट द फेलोशिप्स। तो इसमें यही हम्म। है, मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि जितना आपको फेलोशिप में स्टाइपेंड मिल रहा है हम्म। जॉब वाले मैच ही करें। यूजुअली जो रिटेन करता है आपको वो मैच कर देते हैं। कई ओके। कंपनी ऐसा भी होता है कि वो आपको एज अ स्टूडेंट ही ट्रीट करती है, कि आप अभी तक तो मतलब एज अ स्टूडेंट ही थे पार्ट। बट अगर हम्म। मैं वैसे बात करूं गवर्नमेंट वाली ही, तो यार आपके फिर कनेक्शन इतना बन जाते हैं गवर्नेंस सेक्टर में कि आप हम्म। थ्रू देम भी जॉब्स मिल सकती हैं आपको। तो हम्म। वो एवेन्यूज खुले, ऑल दो मैंने भी अभी गवर्नमेंट फेलोशिप्स की नहीं है, बट हम्म। शायद अभी तो मतलब ना भी करूं मैं, बट अगर मैं उस टाइम पे होती तो मैं बेस्ट, मेरे कर लिए ले। मुझे यही लगता है कि यार इससे हम्म। बेटर वे आउट नहीं हो सकता है। प्लस करेक्ट। जैसे मैंने आपको बताया कि बिजनेस एनालिस्ट टाइप जॉब्स में ढूंढ रही थी। हम्म। अब आप सोचो, मैं 4 साल पढ़ाई करी है, और मैं देखती हूँ कि एक दिन वो सब कुछ यूजलेस है। मतलब अब आपको क्या समझना है, आपको एक्सेल पे काम सीखना है, आपको हम्म। मतलब ये चीज, ये काम बुरे नहीं है, बट आपको ये फील आएगी कि यार आपने 4 साल जो किया उसका क्या फायदा हुआ। करेक्ट। तो ये जो गवर्नेंस रिलेटेड जॉब्स होती हैं, ये मुझे लगता हम्म। है कि ज्यादा आपको ट्राई करना चाहिए लेने का, क्योंकि करेक्ट। उसमें आपको ना एक सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन बोल सकते हो कि यार चलो पढ़ाई वेस्ट नहीं हुई, वो कहीं ना हम्म। कहीं किसी ना किसी फॉर्म में अभी तक काम आ रही है। तो जैसे फॉर राइट। एग्जाम्पल मैं इतने सालों तक न्यूज़पेपर पढ़ती थी, तो मैं भी हम्म। न्यूज़पेपर पढ़ती हूँ क्योंकि वो मेरी जॉब के लिए अब जरूरी है। तो मेरे को ना वो ऐसा लगता है कि अब वो चीज की यार मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है। अगर मुझे ये समझ में ये मैं देख रही हूँ कि कोई इशू हो गया किसी स्टेट में, किसी ट्राइबल कम्युनिटी का इशू है, तो मुझे हम्म। ऐसे थोड़ा सुन के कि अच्छा ये वाले ट्राइबल्स तो वो हैं जो मैंने पढ़ रखे हैं, आई नो अबाउट देम, मैं इनका हिस्ट्री भी जानती हूँ, तो अभी उनके करंट इशू को मैं अच्छे से समझ पाऊंगी। तो करेक्ट। मुझे करेक्ट। ये फायदा लग जाता है कि चलो पढ़ाई का ऐसे वेस्ट नहीं हुआ। तो हम्म। ये चीज थी। ये बहुत आपने ये अच्छी चीज बोली है, क्योंकि वो एकदम से पूरे 4 साल आकर एकदम ऐसे बोल देना कि अब सब जीरो हो गया, वो बहुत ट्रिकी सिचुएशन हो जाता है। एग्जैक्टली और exactly. और सबसे बड़ी बात पता है क्या, कि आपने जो 4 साल जो सीखा है वो एक्चुअली में आप काम के दौरान उसको यूज करोगे, एंड
चाहे अगर वहां पर कोई फ्रेशर भी आ रहा है ना, उस फ्रेशर से आप 10 टाइम्स बेटर ही होंगे, क्योंकि आपके पास इतना मतलब भंडार है नॉलेज का। राइट राइट राइट। इवन मतलब मैंने ये भी मेंशन किया था, मतलब अपनी वीडियो में मैंने ये मैं सिखा रही थी कि हम्म। कैसे आप जॉब्स ढूंढ सकते हो। हाँ। तो एक होती है वो वाली जॉब्स ढूंढना जो आपके ग्रेजुएशन रिलेटेड है, और एक हाँ। है जो आपकी तैयारी रिलेटेड है। तो हाँ। उसमें भी आई सेड कि जो तैयारी रिलेटेड आपकी जॉब है उसमें आपके लिए एज है कंपेरिजन हम्म। टू अदर स्टूडेंट्स। उसमें आपका एज नहीं है कुछ भी, उसमें तो आप गैप ईयर स्टूडेंट हो। उसमें भी हम्म। कर सकते हो यार, अच्छा मतलब नो डाउट आपने लर्निंग आप में है अभी भी, क्योंकि आप पढ़ाई हम्म। वाले स्टूडेंट फेज में हो, तो आप वहां पे भी अच्छे से सीख लोगे। हम्म। यहाँ पे आपकी एज किस लिए है, क्योंकि जिस सेक्टर में आप जाना चाहते थे ये हम्म। वही सेक्टर है जो हम्म। उन्हें चाहिए होता है ऑलरेडी। एक बेसिक मतलब एक स्टूडेंट से एज अ फ्रेशर आप कॉलेज में वो सब नहीं पढ़ते हो जो आप अब पढ़ चुके हो। तो आपकी ना हम्म। बातों में वो कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए सामने वाले को भी कि यार इसको हायर करेंगे तो ज्यादा फायदा होगा। तो हम्म। वो वाली चीज आप खुद से फील करोगे ना कि यार हमें आता है ये वाली चीज में, हम तो फोड़ देंगे। तो फिर आप की बातों में वो दिखेगा कि हाँ कुछ बात है इसमें। आप अंडर कॉन्फिडेंटली बोलोगे कि नहीं सर गैप ईयर थे एंड आई विल वर्क ऑन इट एंड ऑल, नो हाँ। यू कैन वर्क ऑन इट, जस्ट मतलब बी हाँ, ओके ऑलरेडी अबाउट लाइक इट कि अपने आप गैप ईयर को। था तो था। हाँ। राइट। मेक सेंस, मेक सेंस। पॉलिटिकल कंसल्टेंसी, लेट्स डाइव इनटू इट एंड सबसे पहले बताइए ये होता क्या है। लाइक आई थिंक मैंने पहले सुन रखा था, बट दैट आल्सो आई थिंक आई फिगर आउट दिस टर्म आई व्हेन आई वाज टॉकिंग टू अनदर स्टूडेंट। पॉडकास्ट किया था मैंने। सो टेल अस अ लिटिल बिट अबाउट दिस प्रोफेशन फर्स्ट ऑफ ऑल। तो जो ये साउंड कर रहा है ये वही है, पॉलिटिकल पार्टीज को या इवन पॉलिटिकल लीडर्स को हम्म। प्रोफेशनल्स हेल्प करते हैं। हम्म। और वो हेल्प बहुत सारी वैरायटी ऑफ वर्टिकल में होती है। सो हम्म। अगर हम पॉलिटिकल पार्टीज की बात करें तो इस टाइम पे ऑलमोस्ट हर स्टेट लेवल पार्टी तक भी, जो नेशनल लेवल पार्टीज हैं उनकी तो खुद की फॉर्म्स हैं ही हैं, बट स्टेट लेवल पार्टीज भी हायर करती हैं प्रोफेशनल की सर्विसेज। और हम्म। वो उन्हें हेल्प क्या क्या करते हैं। सो एज अ पॉलिटिकल पार्टी आपका मेन नैरेटिव क्या होना चाहिए जो आपको पुश करना है हम्म। ऑन योर स्पेसिफिक स्टेट, ऑन योर स्पेसिफिक मतलब इवन कंट्री वाइड भी आप क्या नैरेटिव्स पुश करोगे, करंट में क्या चल हम्म। रहा है। सो फॉर एग्जाम्पल पीपल लाइक मी, कि आपके पास 100-150 एम्प्लॉइज हैं, हम्म। अलग अलग आपने वर्टिकल्स में डिवाइड कर दिए है। जो कॉम्स टीम है, कम्युनिकेशंस टीम, तो वो हम्म। ये देख रही है कि सोशल मीडिया ट्रैक कर रही है कि क्या चल रहा है, आपको अपने खुद के मतलब उस पार्टी के लिए क्या इस तरह से पोस्ट डालनी है जो ज्यादा हिट हो सके, किस करेक्ट। टाइम पे आपको राइट टाइम पे अटैक करना है, क्या बोल सकते हो आप उन्हें, ये सब ये कॉम्स टीम देखती है। देन देर इज दिस कैंपेन टीम जो कैंपेन्स आइडिएट करते हैं। हम्म। सो जस्ट एक एग्जांपल है, ऑल्दो माय मतलब ये मेरी कंपनी का ऐसा एग्जांपल नहीं था, बट हम्म। जैसे मन की बात है अगर मोदी जी का, तो वो मन हम्म। की बात का टाइटल, ऑल्दो ये गवर्नेंस वाला ज्यादा है, बट जस्ट फॉर एन एग्जांपल कि ये मन की बात ही नाम होना चाहिए, ज्यादा कैची होगा। या हम्म। तो वो कैसे आपको बहुत ही ऑन ग्राउंड चीजें लाइनें बोलनी है। सो फॉर एग्जांपल अगर हरियाणा में कोई कैंपेन हो रहा है हम्म। और मैं उस कैंपेन का नाम कुछ इंग्लिश में रख दूं, तो हम्म। वो रिलेट नहीं कर पाएंगे लोग उससे। हम्म। बट जैसे ही मैं उसको थोड़ा लोकल लैंग्वेज में ले आऊं कि हम्म। जैसे खाट से रिलेटेड, खाट पे चर्चा, तो हम्म। खाट वहां पे कॉमन है, खाट इज लाइक चारपाई। तो हम्म। इस तरह का आइडिएट जो है वो कैंपेन टीम करती है कि यार हम इस तरह से कुछ जो इवेंट्स हैं उनका नाम रख सकते हैं। आप देखते हो बहुत ज्यादा राइट। रैलीज होती हैं, राइट। या जैसे भारत जोड़ो यात्रा है, तो हम्म। सिंपल सा नाम है उसका भारत जोड़ो यात्रा, बट क्या हम्म। चीज है जो कैच करेगी। अब मैं इसका कॉम्प्लिकेटेड सा नाम रख दूं तो हम्म। लोग उससे इतना रिलेट ही नहीं कर पाएंगे। तो हम्म। आपको उसको कितना क्रिस्प रखना है, क्या कैची वर्ड्स हो सकते हैं, क्या टैगलाइन हो सकती है, तो इस तरह से कैंपेन टीम सोचती है। हम्म। देन मेरा वर्टिकल आता है पॉलिटिकल इंटेलिजेंस वर्टिकल। ओके। सो इसमें हमारा वर्टिकल क्या करता है कि मतलब ये काफी इंटरेस्टिंग है, बहुत ज्यादा वाइड भी है और लिमिटेड भी बोल सकते हो। तो एक लोकसभा कॉन्स्टिट्युएंसी या एक आपका असेंबली कॉन्स्टिट्युएंसी में हम्म। क्या चल रहा है ओवरऑल। अब हम्म। उसमें सब चीज आती है, हिस्ट्री क्या रही है उसकी, उस हम्म। कॉन्स्टिट्युएंसी की। आप लीडर्स की स्कैनिंग करते हो कि कौन से ओके। लीडर्स जीते हैं, और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सैडली भी, तो वो आप क्या कास्ट एनालिसिस करते हो। तो अगर आप इंडिया का इलेक्शंस देखो तो इट्स वेरी मच बेस्ड ऑन कास्ट। तो हम्म। आप ये देखते हो कि कौन से एक कास्ट पे आपको फोकस करना चाहिए, कौन सी क्या? कास्ट में आप स्प्लिट कर सकते हो, आप ट्रैक करते हो कि कौन सी कास्ट में अभी इश्यूज चल रहा है। सो हम्म।
अब एक तो ना ऐसी वाली चीजों पे बोलना, इट्स लाइक कि एग्जाम्पल कोट करने के लिए मुझे सोचना पड़ रहा है कि ये एग्जाम्पल कोट करें कि ना करें। बट हम्म ओवरऑल पिक्चर यही है कि आप ये सोचते हो, आप कैंडिडेट प्रोफाइलिंग देते हो कि कौन से कैंडिडेट आप यहाँ से अगर लड़ाओगे तो बेटर रहेगा, उसकी हम्म कास्ट। अब फॉर एग्जाम्पल बहुत जेन्युइन सा है कि किसी कॉन्स्टिट्युएंसी में अगर 40% भी कोई कम्युनिटी एग्जिस्ट करती है, कोई कास्ट हम्म एग्जिस्ट करती है, तो आपको रिकमेंडेशन भी फिर उसी कास्ट से देना है। या फिर आप हम्म ये देख सकते हो कि यार 30% कोई और कास्ट का एक कैंडिडेट है, हम्म और हर कोई जो है, हर एक पॉलिटिकल पार्टी 40% वाले को खड़ा कर रही है, तो इससे वोट स्प्लिट हो रहे हैं। तो आप बेटर है हम्म इस बार कुछ नया ट्राई कर लो, 30% वाले को चांस दे दो कि वहां तो बढ़ हम्म जाएंगे, यहाँ पे सब कंसोलिडेट हो जाएंगे। तो इस हम्म तरह की स्ट्रेटेजीज देना, किस हम्म टाइम पे क्या हो गया है वहां पे, उस कॉन्स्टिट्यूंसी पे उस पे क्या क्विक एक्शन लिया जा सकता है, कौन से हम्म ऐसे कोहर्ट्स है, कोहर्ट्स इज लाइक कि फीमेल कोहर्ट हम्म या आपका फार्मर कोहर्ट। तो हम्म उन ऐसे कोहर्ट्स आप आइडेंटिफाई करते हो उस वाली स्टेट में या उस हम्म कॉन्स्टिट्यूंसी में, जिन्हें अलग से कोई, जो कोई मान लीजिए कोई रिसेंटली कोई प्रोटेस्ट पे बैठा हो, तो आपको ट्रैक हम्म करना है कि यार इनके ये डिमांड्स हैं, अगर यहाँ पे ये पर्टिकुलर लीडर जाके बोल दे कि यार हम हम्म इस पे वर्क करेंगे, तो हम्म वो चीज एक क्विक एक्शनेबल में आ जाती है। तो आप इस तरह की चीजें सोचते हो, ये एक स्ट्रैटेजी वाला हम्म वर्टिकल हो गया। हम्म देन आपका डेटा वर्टिकल होता है, तो हम्म वो वही डेटा, सारा डेटा सेट कि क्या हम्म इलेक्शंस में क्या रहा है, तो हम्म क्वांटिटेटिव पार्ट ऑफ इलेक्शंस, तो हम्म वो चीज सब ट्रैक करते हैं। एंड हम्म आपका फिर, हाँ, रिसर्च, हैव आई मेंशन रिसर्च अभी तक? नहीं। हाँ, तो रिसर्च में ये होता है कि स्पीच पॉइंटर्स हो गए। अब जैसे हम देख, ओके। और ये तो यार हर एक लीडर का है, अगर आपको हम्म सही में लग रहा है कि कोई नेता है जो बहुत अच्छा बोल रहा है, जिसके पास फैक्ट्स हैं सारे, तो आप हम्म सोच रहे हो कि अगर वो खुद जाके बोल रहा है, तो नहीं, मतलब ऑब्वियसली उसके पास इतना टाइम नहीं, उसको लोगों से मिलना है और करेक्ट। रैलीज अटेंड करनी है। तो जो स्पीच पॉइंटर्स हैं, तो वो ऐसे ही प्रोफेशनल्स के थ्रू जाते हैं, या ऐसा भी नहीं है, मतलब ये तो एक थोड़ा फिर भी न्यूअर कॉन्सेप्ट है पॉलिटिकल हम्म कंसल्टेंट्स का। उससे हम्म पहले भी और अभी तक भी इन लोगों की खुद की पर्सनल टीम भी होती है, खुद की एक सोशल मीडिया मैनेजमेंट टीम होगी, बिकॉज यार कोई बड़ा नेता खुद तो ट्वीट नहीं टाइप कर रहा होगा, मतलब ही हैज मोर वर्क टू डू। तो हम्म वो ट्वीट्स क्या जाने, उनकी खुद की एक सोशल मीडिया टीम होती है, और खुद के अब वो कंसल्टेंट्स भी हायर करते हैं। सो हम्म द रीजन बीइंग कि ये वाली जो फील्ड है अभी बूमिंग भी है। हम्म तो अभी क्या है कि क्या होता है, लोग 1-2 साल काम सीखते हैं ऐसी मतलब ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस में, एंड देन दे स्टार्ट देयर ओन वर्क। तो अगर उन्होंने 2-3 MLAs या 2-3 MPs के साथ टाई अप भी कर लिया कि आपके इलेक्शंस का सब हम देख लेंगे, तो हम्म इट्स अ वेरी गुड सोर्स ऑफ इनकम। और हम्म मतलब 2-3 क्लाइंट से भी उनका पूरे साल का सॉर्टेड हो जाता है। तो इस वजह हम्म से इस टाइम पे इस वाले जॉब प्रोफाइल में बहुत ज्यादा स्कोप भी है कि आप खुद का भी हम्म कर लो, और क्योंकि ये जो मैं बता रही हूँ, जैसे 2-2 3-3 क्लाइंट्स हैं, फॉर हम्म एग्जाम्पल मैंने काम सीखा 2 साल, हम्म मैं मतलब मेरे साथ में हम लोग ने, 2 लोग ने सोचा कि यार हम क्लाइंट्स हायर करेंगे। अब हमने हम्म क्लाइंट्स के साथ टाई अप किया, बट अब हमें और लोग चाहिए जो हम्म ग्राउंड पे वो काम कर सके। आप ऑफिस से बैठ के उतना काम नहीं कर सकते, तो आप ग्राउंड पे जाके समझ के कर सकते हो। ट्रू। तो इस वजह से भी इसमें हायरिंग काफी ओपन रहती है। प्लस ये हर हम्म किसी के इंटरेस्ट का काम नहीं है, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा टाइम ना लोग छोड़ते भी बहुत रहते हैं, तो वो चीज अच्छा। चलती रहती है यहाँ पे, तो इसलिए ओपनिंग भी रहती है। और मुझे लगता है हम्म अगर आपको यार 2-3 महीने भी मिले एक्सपीरियंस करने के, तो भी इट्स नॉट बैड। वही वाली चीज है, करंट वाली चीज, कि आपकी करंट सीवी में कुछ तो आया, आपको नहीं करेक्ट। समझ में आई ये फील्ड, बट आप 2-3 महीने जाके गए। इसमें हायर होना ईजी है, फॉर लाइक मैंने बताया कि इस फील्ड में हम्म मैं जिनसे भी मिली थी ना, मतलब मुझे फर्स्ट डे शायद से इतना रिलेटेबल भी इसलिए इतना लगा था, बिकॉज 8 आउट ऑफ 10 पीपल सब ऐसे थे जिन्होंने अटेम्प्ट दिया हुआ है। तो एक आपका माइंडसेट बहुत ऐसे सिमिलर सा हो जाता है सबसे, आपने हम्म 2 लाइन नहीं बोल दी ना कि यार इतना अटेम्प्ट दिया उतना, तो आप वैसे भी थोड़ा ऐसा बॉन्ड फील कर पाते हो। प्लस हाँ। इसमें क्या है यार कि जैसे मैं कॉलेज में थी अपने, बीकॉम ग्रेजुएट क्यों सोचेगा कि वो पॉलिटिकल कंसल्टेंट बने, है ना? करेक्ट करेक्ट। कोई साइंस ग्रेजुएट भी क्यों सोचेगा? तो हम्म जब आप अटेम्प्ट दे चुके होते हो, जब आपको अब नहीं समझ में आ रहा है कि अब हम कहाँ जा सकते हैं, तब आप हम्म सोचोगे कि यहाँ जा सकते हैं। तो यहाँ पे इसलिए रिलेटिवली कंपटीशन बेसिक फ्रेशर्स से कम है, और हम्म इस चीज को वो इम्पोर्टेंस देते हैं कि अच्छा आप एस्पिरेंट रहे हो, तो आप ज्यादा बेनिफिशियल होंगे उनके लिए करेक्ट भी। तो इसलिए भी करेक्ट। मैंने से ना कि यार ये फील्ड बहुत अच्छी है, तो आज जेन्युइनली फील की ये फील्ड बहुत अच्छी है। तो अगर आपको ना भी समझ में आए, आपको
हेक्टिक भी लगे, टफ भी हो जाता है। अभी जैसे इलेक्शंस पास आएंगे, हम्म लोकसभा इलेक्शंस आ रहे हैं, इसलिए इस टाइम पे हायरिंग भी बहुत ज्यादा हो रही है, तो काम भी हम्म बहुत ज्यादा होगा। तो आपको लगे तो हम्म आप छोड़ दो 2-3 महीने में, बट एटलीस्ट यू हैव नाउ समथिंग टू से कि हमने ये काम सीखा है। एंड yeah, जैसे मैंने आपको अलग अलग वर्टिकल बताए, आप कैंपेन वर्टिकल में जाओ। अगर आपको पॉलिटिक्स नहीं समझ में आ रही है तो फिर आप किसी एडवर्टीजमेंट कंपनी में ट्राई कर सकते हो। आपको हम्म रिसर्च वैसे समझ नहीं आ रही है तो आप किसी पॉलिसी मेकिंग वाले रिसर्च वर्टिकल में जा सकते हो। तो हम्म मतलब इस तरह से आपके ऑप्शंस काफी खुले रहते हैं। सो हाँ, ओवरऑल ये है। प्लस इनमें स्टार्टिंग सैलरी भी मतलब इक्वलेंट ही है, मोर और लेस ज्यादा ही हो जाती है इन कंपैरिजन टू अदर जॉब्स। ओके तो फॉर एग्जांपल बिजनेस एनालिस्ट को अगर कॉलेज हम्म प्लेसमेंट है तो मे बी 40 to 50,000 वो दे दें, हम्म है ना। हम्म अम, कई बार 30,000 पे भी होता है। अब जैसे आप ये बिग फोर देखो तो इनकी सैलरीज काफी कम है, 25 to 35,000 कुछ होती है। या आई एम होपिंग कि शायद अब बढ़ गई हो, बट आई थिंक मेरे टाइम पे उतनी थी। हम्म और यहाँ पे यूजुअली जो है, अगर बहुत ही मतलब यार थोड़ा भी अच्छा चला जाता है इंटरव्यू वगैरह या कुछ, तो 50,000 तो दे देते हैं मिनिमम। तो हम्म आई थिंक दैट्स अ गुड स्टार्ट। तो हम्म आपने अगर 3-4 महीने भी अगर सीख लिया तो आप कम से कम नेक्स्ट में अप्लाई कर रहे हो तो कम से कम मैच कर सकते हो, या उससे हायर ले लोगे तो बेस्ट है। करेक्ट करेक्ट तो दैट इज वन थिंग। तो 50 की मोस्ट लाइकली आपको मिल जाती है। हम्म तो या प्लस वही मैंने सारे पॉइंटर्स बताए कि हाउ इट इज बेटर। तो हम्म और ये सब। अगर मैं वैसे पूछूं, सिंस आपने इतने सारे विंग्स मेंशन करे हैं, जैसे आपने डेटा वर्टिकल मेंशन करा, आपने राइट। पॉलिटिकल इंटेलिजेंस, कैंपेन आइडियाज, पुशिंग द नैरेटिव्स, सो डू यू हैव एनी insight as to which of among these which of among these which one is the highest paying, just from numbers point of view? अब इसमें यार ये थोड़ा सा आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड करेगा। सो अगर आपको पॉलिटिकल कंसल्टेंसी में स्टिक करना है हम्म तो वो पीआई मतलब पॉलिटिकल इंटेल वर्टिकल है। सो हम्म अगर मैं आपको बता रही थी कि आप खुद के क्लाइंट्स अगर खुद से रखना चाहते हो कि इन हम्म फ्यूचर, तो उसके लिए इट्स बेस्ट कि आप जो इसका मेन डोमेन है दैट इज पीआई मतलब पॉलिटिकल इंटेल, उस पे हम्म स्टिक करो। बट अच्छा हाँ, अगर आपको लग रहा है कि एडवर्टीजमेंट में काफी स्कोप है, मास मीडिया वगैरह में आप भी जाना चाहते हो, आप कैंपेन्स हो गया या आपका रिसर्च वर्टिकल हो गया, आप वो सोचो। बट इसमें भी ना बात वही है, हाईएस्ट पेइंग डिपेंड्स ऑन यू। सो हम्म अगर आप किसी भी वर्टिकल में हो और आप बहुत अच्छा काम करोगे तो हम्म वो वैसे भी इवेंचुअली विल बी हाई हाई पेइंग। और स्टार्टिंग में हम्म ना आपके पास इतना ऑप्शन नहीं होता है कि आपको कौन से वर्टिकल में जाना है। स्टार्टिंग में दे विल पुट यू, जैसे आप एज अ फ्रेशर किसी में जाते हो ना तो लगता है काम सीख लेगा, तो आपको जिस वर्टिकल में ऑप्शन मिल जाए जहां पे उनके पास वैकेंसी होगी। तो इवन हम्म इन माय केस मतलब मुझे कैंपेन में इंटरेस्ट था क्योंकि मेरा हम्म थोड़ा सा मुझे लगता है कि मेरा क्रिएटिव माइंड है। बट हम्म आई थिंक वैकेंसी की वजह से मुझे भी नहीं पता, उन्होंने उन्हें लगा कि मैं पॉलिटिकल इंटेल के लिए ज्यादा बेटर रहूंगी, मे बी हम्म कॉलेज के इलेक्शंस या समथिंग की वजह से। बट हम्म नाउ अगर मान लो मुझे अब लगता है कि नहीं मुझे शायद एडवर्टीजमेंट में ज्यादा स्कोप लग रहा है, तो आई वुड हैव आस्क्ड देम टू स्विच मी कि उस अच्छा वर्टिकल में डाल दो। बट अभी मुझे लगता है कि उसमें तो इसमें ना हाईएस्ट पेइंग का स्कोप वैसा नहीं है। आप जिस भी वर्टिकल में काम अच्छा करोगे वो हम्म इवेंचुअली वुड बी अ बेटर पेइंग। और अगर आपको इस वर्टिकल में स्टिक करना है तो यार बेस्ट तो वैसे ये बोलते हैं कि हर एक वर्टिकल का ना थोड़ा थोड़ा समझ लेना चाहिए। अच्छा तो उससे क्या होता है, आप खुद की कम मतलब खुद से जब आप स्टार्ट करो ये काम तो आपको सब हम्म आता हो, आप तब को किसी और काम के लिए आपको हायर ना करना पड़े। तो इट्स हम्म बेस्ट कि आप ट्राई करो कि हर 6 महीने या हर एक साल में आप चेंज हम्म करते रहो तो यू कैन लर्न। तो जैसे अगर मैं पीआई में भी हूँ तो मैं ट्राई करती रहती हूँ कि थोड़ा कैंपेन आइडिएशंस में अपने आइडियाज देने के, कि मुझे थोड़ा काम भी समझ में आए। प्लस हम्म मुझे जो खुद से एक सेटिस्फेक्शन होता है ना क्रिएटिव सोचने में, तो मुझे वो मिलता रहता है। और हम्म बिकॉज इट्स अ न्यू सेटअप, सो हम्म सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन, ये पॉलिटिकल स्पेस ही बहुत नया है। तो हम्म इसमें ना बहुत ज्यादा यार स्ट्रक्चरिंग बहुत ज्यादा ऐसे ऐसा नहीं है कि एक वर्टिकल का बंदा दूसरे वर्टिकल से बात ना करे। तो अगर हम्म कोई इंसिडेंट हुआ है, फॉर एग्जाम्पल अभी पार्लियामेंट में कुछ हुआ, तो हम्म ऐसा नहीं है कि अगर कॉम्स वाली टीम को कुछ पुटअप करना है तो वो हम्म सजेशन के लिए कैंपेन और पीआई के पास आएगा। तो सब बैठ के ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं। तो वो जो हम्म ब्रेनस्टॉर्मिंग वाला पोर्शन है, तो उसकी वजह से ना मुझे एक स्ट्रिक्ट लाइंस होती हैं सारे वर्टिकल्स में, वो उतनी नहीं रहती। तो ये एक हम्म बहुत अच्छा पार्ट भी है, तो आप ओवरऑल हर चीज सीख भी सकते हो सीख कि भी यार। सकते हैं। हाँ। सो ऐसा वाला हम्म चीज। दैट्स
वेरी इंटरेस्टिंग आई थिंक। मतलब ऐसा लाइक बाहर से एज एन आउटसाइडर आई फील दैट it looks like a very collaborative work among all the verticals because they राइट, sort of work in tandem कि भाई जो एग्जैक्टली, अगर इंटेल से जितना भी जो डेटा मिलेगा again comms team communications team is going to use that intel and promote in their narratives. I hope I'm राइट, making राइट, राइट, sense. हाँ, 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 यू आर मिक्स, तो दैट इज वन। Right. Uh, इसी बीच में like I just want to go back to the UPSC journey and make it justifiable to what to the present situation. So जैसे आपने बोला कि बहुत टाइम लग गया फेलोशिप से, आप रीसेंट अपना ये दिखा सकते हो कि मैंने काम किया है। क्या किसी भी तरीके से हम वो जो 4 या 5 साल जो हमने लगाए हैं उनको जस्टिफाइबल, बिकॉज चलो पॉलिटिकल कंसल्टेंसी तो लाइक इज वन फील्ड वेर इन पीपल मे और मे नॉट आस्क कि भाई आपने वो 4 साल क्या किया है। बट अगर मैं किसी और फील्ड में जाती हूँ तो वो पूछेंगे भाई आपने 4-5 साल क्या किया है। राइट, राइट। इज देयर अ वे दैट आई कैन जस्टिफाई दैट एंड आई विल स्टिल लुक कि हाँ आई एम अ कैंडिडेट जिसको वो कंसिडर कर सकते हैं। सो इसमें यार सबसे मेन चीज आती है खुद आपका, आप पे भरोसा। तो हम्म। अगर आप ये चीज दिखाओ कि एक्चुअली ये अच्छी और बुरी दोनों बात है कि इंडिया में ना ऐसे बच्चों की भरमार है जिनके एग्जाम नहीं निकलते हैं। सो अच्छा। अगर आप उस चीज को एक्सेप्ट करो, इवन रिक्रूटर्स को भी पता है यूपीएससी का एग्जाम है, इवन एसएससी का एग्जाम या कोई भी एग्जाम है, तो उन्हें पता है कि हर एग्जाम में कंपटीशन बहुत है। तो मतलब मेरा एक ये मेन मंत्रा यही रहता है कि आपको खुद से कॉन्फिडेंट साउंड करना है कि यार ये होता रहता है। आप खुद का मन बना लोगे ना कि यार इट्स वेरी नॉर्मल, एग्जाम नहीं निकलते हैं बहुतों के, तो वो हम्म। आप उतना कॉन्फिडेंटली बोलोगे भी कि हम्म। आई ट्राइड माई बेस्ट बट आई कुडंट मेक इट। So now I'm looking for other avenues. I'm open for other options. तो हम्म। इससे दिखता है कि you are someone की जो एक्सेप्ट करता है फेलियर हुआ एंड आगे बढ़ो। और हम्म। यार ये ना मेरे को भी लगता है वो लोग क्वेश्चन जरूर ये पूछेंगे, इन केस पूछते हैं, बट उन्हें भी ये इवेंट उन्हें इतना नहीं पड़ी है कि आपका यूपीएससी निकला है कि नहीं निकला है। उन्हें ये है मेन कि आप सीख के उनका काम कर लोगे कि नहीं कर लोगे। एंड एनी डे आप मैनेजरियल पोस्ट पे तो जा नहीं रहे हो, आप हम्म। उनके सबसे बेसिक पे वाली पोजीशन पे ही जा रहे हो। और उसमें वो हम्म। बस इंसान का यही देखते हैं कि सीख लेगा, जो हम सिखाएंगे कर लेगा ना। तो करेक्ट। आपका इंटरव्यू अगर आप अच्छा दे दोगे तो हो सकता है आपको 10,000 फालतू दे दें, नहीं तो वो आपको हम्म। मे भी कम पे रख लें कि यार अब वो अगर आपने ये दिखा दिया कि आप उन पे एहसान कर मतलब वो आप पे एहसान कर रहे हैं, तो वो आपको पे भी उसी हिसाब से देंगे कि यार आपको तो देखो हम तो बस रख रहे हैं कि आप थोड़े डिप्रेस साउंड कर रहे हो टाइप। आप हम्म। कॉन्फिडेंटली उस चीज को करो कि ये मेरा एक ऑप्शन है, बट ऐसा नहीं है हम्म। कि मतलब मैं इसके लिए ऐसे मरा जा रहा हूँ। तो आपको हम्म। एकदम कॉन्फिडेंट रहना है। तो सबसे पहली चीज ये है। दूसरा यार यही है जो मैं इस चीज से सीखी भी हूँ कि प्लान बी ना सही बट ऐसे कुछ साइड बाय साइड करते रहना चाहिए। सो हम्म। अब मान लो मेरे 4 साल हो गए होते और मैं साइड बाय साइड कुछ नहीं कर रही होती तो मेरी सिचुएशन तो और भी वर्स हो गई होती। तो आई थिंक तीसरे अटेम्प्ट में मैंने जैसे इग्नू में अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए मास्टर्स के लिए अप्लाई कर दिया था। तो हम्म। मुझे पहले 2 साल लगता था कि यार करूँ ना करूँ टाइम वेस्ट होगा, बट मुझे लगता है ये तो आप पहले साल भी कर सकते हो कि सिंपल कुछ नहीं हम्म। करना है, आपको इग्नू से मास्टर्स के लिए अप्लाई कर देना है। और ये हम्म। जो हम सोचते हैं ना टाइम वेस्ट होगा वो होगा, उतना टाइम वेस्ट वैसे भी सब थोड़ा बहुत करते ही हैं। तो अगर आप ऑप्शनल की तैयारी ही कर लो अपने, इसी बहाने आप एग्जाम देने जाओगे तो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट हो जाएगा। तो हम्म। आई थिंक इस चीज पे स्टिक करना चाहिए आप। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका इंटरव्यू हो रहा है, वो बोल रहे हैं आपने किया क्या है, तो आप बोलो कि आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर दिस इन दिस एग्जाम, स्पेंट मेनी ऑफ माई ईयर्स इन दैट, नाउ आई एम लुकिंग फॉर अदर ऑप्शंस, साइड बाय साइड आई ऑल्सो अप्लाइड फॉर दिस डिग्री। मतलब राइट। फॉर हाँ इन माई केस इट वॉज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो अब यार बाकी बात यही है कि आप बहुत ही अनएक्सपेक्टेड सी जॉब प्रोफाइल के लिए अप्लाई कर रहे हो। तो आई हम्म। डोंट थिंक ऐसा केस होता होगा। तो यूजुअली आप या तो अपनी बीटेक मतलब जो भी आपकी ग्रेजुएशन डिग्री है उसमें हम्म। अप्लाई करते हो। तो हम्म। उसमें यू कैन गिव जस्टिफिकेशन कि ये ऑलवेज मेरा मतलब मुझे इस फील्ड में भी इंटरेस्ट था, बट आई हम्म। वांटेड टू गिव अ ट्राई टू यूपीएससी, आई वांटेड टू गिव माय जेन्युइन अटेम्प्ट टू इट and I हम्म। couldn't make it, but that's okay. I have always been keen to be an engineer also, if you have a हम्म। BTech. तो ये आपका एक बेसिक आंसर होना चाहिए उस वाली आपकी डिग्री रिलेटेड जॉब्स के लिए। और गवर्नेंस रिलेटेड जॉब है तो वो तो है ही। प्लस हम्म। अगर आप ऑप्शनल जो कर रहे हो, आप नॉर्मली जो मास्टर्स के अप्लाई करते हो हम्म। तो आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट में कर देते हो, तो इट्स हम्म। बेटर कि फिर आप जॉब्स भी उसी तरह से अप्लाई करो। तो अगर हम्म। आप उसी फील्ड में अप्लाई कर रहे हो तो आप आंसर कर सकते हो कि हाँ मतलब मुझे सब्जेक्ट में वैसे भी इंटरेस्ट है, दैट्स व्हाई आई अप्लाइड फॉर मास्टर्स इन इट।
एंड हम्म टू कीप माई सेल्फ अपडेटेड, टू कीप मतलब टू शो कि आई एम बैलेंसिंग अदर थिंग्स एज वेल, तो ऐसा वाला आप बोल दो। तो मुझे वही लगता हम्म है कि ये वाला ना बहुत बड़ा रोड ब्लॉक नहीं होता जितना हमें लगता है। तो हम्म इफ यू आर ओपन टू अदर थिंग्स कि नहीं अब जॉब करनी ही है, तो ये हम्म कभी रोड ब्लॉक हो ही नहीं सकता। बिकॉज आप एज जब आप कॉलेज के बाद भी एज अ फ्रेशर हो तब भी आपको कुछ नहीं आता है। मतलब हमने जो कॉलेज में सीखा, जो मैं हम्म सोसाइटी में अगर मान लो मैंने कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करवा दिया है, हम्म वो मेरा एज अ बिजनेस एनालिस्ट क्या रोल निभा रहा है? कुछ भी नहीं। मुझे क्या वो हम्म एक्सेल आता है? नहीं आता है। तो हम्म हम तब तो कॉन्फिडेंट रहते हैं कि हमारी सीवी में कुछ भरा हुआ है, पर तब हम्म भी वो यही चीज देख रहे हैं कि सिखाएंगे तो कर लेगा। और फिर हम्म हम जब गैप ईयर आ जाता है, ये मतलब मुझे खुद फील होता था मैं क्या बोलूंगी, क्या ही मतलब क्या शो क्या कर सकते हो। बट वही है यार, उनको आपसे उम्मीद है भी नहीं कि आप उनका आज के आज आके काम सारा कर लोगे, एज लॉन्ग हम्म एज यू आर नॉट ऑन अ मैनेजरियल पोस्ट। उसके लिए फिर सिचुएशन आती है कि आपको एमबीए करना है, तो वो भी मुझे लगता है एक अच्छा ऑप्शन होता है। हम्म बट वो टेक अप कर right, पाना बहुत मुश्किल होता है, बिकॉज आप हम्म 4 साल पढ़े हो, 5 साल पढ़े हो, फिर आपको लगता है वो आपको 2 साल और और पढ़ना है। तो इट्स बेटर कि आप पहले कोई जॉब देख लो हम्म और फिर डिसाइड कर लो कि यार अब यूपीएससी हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। हाँ नहीं हो पाएगा तो फिर आप एमबीए की तरफ भी बढ़ सकते हो, बट एक करेक्ट साल जॉब करने के बाद। तो हम्म देखो साल तो ऑलरेडी जाएगा, मतलब आपके इतने साल हाँ चले गए हैं तैयारी में। बट ठीक है, अगर कुछ और अब बेटर चाहिए तो देना पड़ सकता है, तो उसमें कोई बुराई नहीं होती। बट इस चीज को कभी ना, मुझे यही लगता है हमें हमें अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि गैप ईयर आ गया है। बट हम्म रिक्रूटर्स भी उतना नहीं क्वेश्चन करते हैं। मतलब मैंने बिजनेस एनालिस्ट टाइप रोल्स के लिए भी इंटरव्यू दिया एंड इट वेंट गुड एज वेल। बट मुझे हम्म खुद से उन वाली जॉब, क्योंकि मैंने रीजन बताया कि मैं ऐसे हो गई थी कि यार उस वाले जॉब में जाके अब मैं क्या करूंगी, क्योंकि बहुत ज्यादा गैप आ गया करेक्ट है। करेक्ट गैप इन द सेंस कि पढ़ाई में, बीकॉम वाली पढ़ाई में और इस वाली पढ़ाई में बहुत डिफरेंस है। तो हम्म बट ऐसा ना मेरे से किसी ने नहीं पूछा। अगर पूछा कि तैयारी करी तो ऐसा, तो और किसी की प्रीलिम निकला क्या, तो ऐसा उन्हें हम्म नहीं इतनी पड़ी है। वो आपकी ये वाली नॉलेज नहीं जज करना चाह रहे, उन्हें बस ये देखना है राइट कि पर्सनालिटी वाइज। तो फॉर एग्जाम्पल मेरे पॉलिटिकल वाले इंटरव्यूज में भी 2 इंटरव्यूज हुए, उनमें से वो एक बार भी इंटरेस्टेड नहीं थे जानने में कि मेरा प्रीलिम निकला है क्या। अगर उन्हें मेरी नॉलेज चेक करनी है तो उन्हें ये चेक करना है कि पॉलिटिकल नॉलेज कितनी है, हम्म या फिर। और उस टाइम पे भी ऑनेस्टली मैंने उन्हें बताया था कि आई यूज टू स्किप पे, मतलब उन्होंने पूछा कि मेरी पॉलिटिकल अफिलिएशन किस साइड है। तो हम्म उसमें भी क्या था कि मेरी जेन्युइनली किसी भी साइड नहीं होती, क्योंकि जो मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट था इट वाज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, और हम क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स होने वाले थे सपोज टू बी, तो हमें हम्म पहले से बोला गया था कि यार आपको ना किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ लीन नहीं करना है। वो करेक्ट आपके पर्सनालिटी में ऑलरेडी होना चाहिए कि राइट हम कहीं भी, क्योंकि आप कांस्टेंट रहोगे, पार्टीज बदलती रहेंगी। तो वो हम्म चीज तो मैंने उन्हें जेन्युइनली बोला कि मैं इस वजह से भी, मैं पॉलिटिकल मतलब पॉलिटिकल रिलेटेड न्यूज नहीं पढ़ती थी। और मुझे बाद हम्म में लगा कि बोलना चाहिए था कि नहीं बोलना चाहिए था, बिकॉज शायद से ज्यादा ही हम्म ट्रूथफुल हो गया। बट अब क्या है कि मैं बोल देती कि हाँ हाँ मैं बहुत पॉलिटिकली अवेयर हूँ, फिर वो क्वेश्चन पूछते, पर मैं नहीं हाँ थी। मैं तो स्किप ही राइट करती थी पॉलिटिकल पेजेस। तो उन्होंने उस चीज का इतना पूछा भी नहीं, उन्होंने मेरे से हम्म जनरल चीजें कि करेक्ट। आप कॉलेज में थे तो आपने क्या, आपकी प्लानिंग प्लॉटिंग क्या रहती थी? कॉलेज हम्म के इलेक्शंस को आप नेशनल से कैसे रिलेट कर पाओगे? तो मैं वहां पे भी ये सारे मैंने पॉइंट्स बोले कि हम्म मतलब ओवर द टॉप प्रोमिसेस नहीं करने हैं, टू द हम्म कि जो पॉसिबल है। सो फॉर एग्जांपल मैंने टेकअप किया था, मैं सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन्स लगवाई थी मैंने गर्ल्स रूम में, गर्ल्स हम्म वॉशरूम में, एज अ मतलब जब मैं जीत गई थी इलेक्शंस। तो मैं हम्म उस चीज को, या जैसे मैंने उन्हें एक एग्जांपल दिया कि उन्होंने बोला कि रिलेटेबिलिटी क्या है, तो मैं बोला कि जब मैं ऐसे थोड़ा ह्यूमैनिटीज या आप बोलो इंग्लिश लिटरेचर टाइप, बीकॉम हम्म ऑनर्स टाइप क्लासेस में जाती थी फॉर कैंपेनिंग, तो मैं ऐसे इंग्लिश में बात करती थी। इस तरह के सेंटिमेंट ज्यादा मैं टेकअप करती थी कि वी विल ब्रिंग दिस सेलिब्रिटी, दिस विल गिव एन एज टू, मतलब वी विल पुट अप मोर ऑप्शंस फॉर यू टू टेक पार्ट इन द फेस्ट। बट जैसे ही हम्म मैं हिंदी या संस्कृत वाले उसमें जाती थी, ये बहुत वैसा लगेगा स्टीरियोटिपिकल, बट इट यूज टू वर्क कि आप थोड़े ना सेंटिमेंटल डायलॉग्स बोलो, आप हिंदी में करेक्ट बात करो कि हम जीतेंगे तो ऐसे बदलाव लाएंगे, ये लाएंगे। तो ये मेरा जेन्यून जो मैंने सीखा वो मैंने उन्हें अपने मतलब कॉल पे बताया। करेक्ट तो भले ही मेरी इंडिया वाइड नॉलेज इतनी ना हो पॉलिटिक्स की, बट क्या मैं बेसिक नर्व समझ पा रही हूँ? तो वो हम्म ही चीज। तो जैसे मैंने बिजनेस एनालिस्ट के लिए भी ये चीज की थी कि उन्हें हम्म पूछा था कि एक्सेल में आपको कितना क्या क्या आता है, ठीक है? हम्म तो अब मैंने उन्हें जेन्युइनली बोला कि अभी ऐसा भी नहीं कि आपको बिल्कुल जीरो प्रिपरेशन में जाना है। मैंने क्विकली में जितना मग अप कर पा रही थी यूट्यूब से के थ्रू कि हम्म क्या क्या क्वेश्चन होते हैं, बेसिक एक्सेल
क्या कहते हैं उसको, कमांड्स क्या होती हैं, वो सब मैंने लर्न करी थी लिख लिख के कि यार ये मैं बोलूंगी। फिर उन्होंने कुछ वी लुकअप रिलेटेड कुछ तो पूछा था, मैंने याद भी किया था और आई फॉरगॉट बिकॉज ऑब्वियसली प्रैक्टिस में नहीं है। तो फिर मैंने बोला कि आई रिमेम्बर डूइंग इट। फिर मैंने उन्हें जेन्युइनली बोला कि इन माई कॉलेज, in my final semester, I had a subject of computer applications, and I used to love that subject at that time. And but since I'm not in touch with the exam, so I'm not like able to recall, but I'm confident enough कि if given like hardly any days, I can like excel in that as well. तो आप genuinely बोल दो कि यार आपने किया हुआ है, और Correct. उनको भी उतने वो भी सिखाएंगे ही आपको। तो वो, और मतलब आपको पता चल जाता है कि ये आंसर सामने वाले के रिस्पॉन्स से कि सही गया कि नहीं गया, वो ऐसे। तो मुझे सही लगा था लैंड कि हुआ कि नहीं हुआ। हाँ सही लैंड हुआ कि, तो मुझे लग गया था कि हाँ ये सही लैंड हुआ है कि आपने बोल दिया। मुझे सच में पसंद आया था, मतलब मेरे मार्क्स अच्छे आए थे उसमें कंप्यूटर्स के टाइम पे। तब तो दे वाला कि हाँ ठीक है, मतलब मेक सेंस। तो आप ऐसी चीजें बोलो इंस्टेड ऑफ कुछ भी रैंडमली बोलने के ना कि यार करेक्ट। ये कर देंगे तो हो जाएगा। तो बोलो कि ये ऐसे ऐसे है, हमें तब का याद है, हमारे अच्छे मार्क्स आते थे, पढ़े थे हम, बट अभी उतना टच में नहीं है इसलिए याद नहीं आ रहा है। तो मुझे लगता है ये बहुत ही बेसिक और जेन्युइन सी चीजें हैं जो हम पता है बाकी चीजों पे तो बहुत मेहनत कर जाते हैं जब इंटरव्यू का टाइम होता है कि, बट जो आपको अपना अंदर बिल्ड करना है ना कि कॉन्फिडेंट रहो कि यार जो आपने किया है और जो आप कर सकते हो, तो उसमें है, आप कर लोगे। तो और आप दिखाओगे सामने वालों को तो दे विल अंडरस्टैंड कि सीख तो लेगा फिर। तो एक वो चीज थी। प्लस एक जो एक मेजर टिप है कि इंट्रोडक्शन जरूर प्रिपेयर करना चाहिए। मतलब जो मेरा सबसे पहला इंटरव्यू था बहुत बुरा गया था आफ्टर ऑल दिस गैप नो। तो मैंने बताया कि जैसे मैंने अपने फर्स्ट राउंड सीवी शॉर्टलिस्टिंग के बाद बाकी जगह अप्लाई किया, हाँ। तो मेरा एक इंटरव्यू हुआ जो मेरा सबसे पहला हुआ इतने सालों बाद। तो मैं ऐसे थी कि यार बोल लूंगी, हो जाएगा सही से, क्या ही दिक्कत है। बट इट वेंट वेरी बैड। मतलब मुझे ये हो गया था कि अगर ये सेलेक्ट हो गया तो मुझे डाउट होएगा कि कंपनी कैसी है, लिटरली। क्योंकि उन्होंने पूछा कि कुछ अपने बारे में बताओ, और मैं उसी में ही फंबल करने लगी कि मुझे पता है मुझे कॉलेज का बताना है, मुझे अपने एग्जाम का बताना है, मुझे सोसाइटीज का बताना है। बट होता है ना, आप एक बार बोल बोल के तैयारी करो और पूरे करेक्ट। इंटरव्यू की मत तैयारी करो, बट अगर आपने इंटर स्टार्टिंग के क्वेश्चन आराम से दे दिए तो फिर आप कॉन्फिडेंट हो जाते हो कि सही जा रहा है। वो स्टार्टिंग अगर बिगड़ जाती है ना, फिर आप कंसंट्रेट नहीं कर पाते, आपके दिमाग में वही चलता रहता है कि यार गड़बड़ बोल दी, गड़बड़ बोल दी। तो एक वो मेरा प्राइमरी चीज रहती है कि उसकी तैयारी तो करनी चाहिए। आई थिंक हम एक स्पेशल सेशन रखते हैं जस्ट ऑन द टॉपिक हाउ टू प्रिपेयर फॉर इंटरव्यूज आफ्टर यू ड्रॉप आउट फ्रॉम यूपीएससी। हाँ, तो आई एक्चुअली में थिंक मच बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड यार। डिटेल में आप जो हम्म। इनसाइट्स कवर कर रहे हो। बट आई थिंक दैट ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ द पॉडकास्ट। या काफी हैवी पॉडकास्ट था आई बिलीव, बट मैं उतना खुद ही insightful। हाँ ट्राई कर रही थी कंसाइज रखने का, बट बिकॉज एलिमेंट्स इतने ज्यादा है कि कुछ जॉब से रिलेटेड भी है, फिर पॉलिटिकल कंसल्टेंसी नहीं है उससे रिलेटेड है, और यूपीएससी तो खुद में इतना बड़ा टॉपिक है यार कि आप जल्दी से उसको कवर ही नहीं कर पाते हो। सो या Absolutely, absolutely. So any last tips before we end this podcast? Any last tips that you want to give to anybody who's listening? सो मेरा मेन टिप यही रहेगा यार कि कॉन्फिडेंट रहो जो भी आप चीज कर रहे हो। मतलब कुछ भी चीज अगर आप मजबूरी में कर रहे हो, तैयारी भी कि मेरा तो यार मैं इसलिए तैयारी कर रहा हूँ कि अब ऑप्शन नहीं बचा है, या मैं इसलिए तैयारी नहीं कर रहा हूँ कि ऑप्शन नहीं बचा है, तो मुझे लगता है कि हर चीज में ना आपके पास डेडिकेशन होगी, अगर आप जॉब के साथ में भी तैयारी कर लोगे। मेरे में नहीं है अभी अभी इस पॉइंट टाइम, मतलब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे तो मैं नहीं कर रही हूँ, बट अगर आप में है, आप हर चीज में तैयारी कर सकते हो। बट वही है कि एट द एंड ऑफ द डे वो जो एक हमने एक क्या कहते हैं उसको, एक एग्जैजरेटेड बना रखा है ना दिमाग में कि ये नहीं तो कुछ नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब यू कैन बी हैप्पी आफ्टर लीविंग द प्रिपरेशंस। और मुझे अभी तक भी लोग कमेंट्स में ना बोल देते हैं कि दी हमें लगता है आप अब भी तैयारी करोगे तो हो जाएगा, डोंट बी सैड। और आई एम नॉट सैड, मतलब आई एम हैप्पी। आप हमें लगता है जब हम उस बबल में होते हैं यूपीएससी वाले में कि यार इसके बाहर तो कुछ है ही नहीं, यही है जो मेन चीज है, बट जैसे आप उस बबल से बाहर आते हो ना, आपको धीरे धीरे रियलाइज होता है कि यार दुनिया बहुत बड़ी है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, और वहीं पे नहीं खत्म हो जाता है सब। बट जब तक आप नहीं निकलते हो बाहर, आपको लगता रहता है कि नहीं यही है जो है। सो मतलब इट्स ओके। मतलब आई थिंक मेरा पर्पस भी यही है, जो मैं पर्सनली भी शायद पुट अप करती हूँ अपनी स्टोरीज में भी या कुछ भी, कि मैंने छोड़ दी तैयारी और मैं खुश हूँ। मतलब इसमें कोई मेरे को रिग्रेट नहीं है। तैयारी वाला फेज वॉज वेरी गुड, तैयारी के बाद वाला फेज इज ऑल्सो गुड। तो ऐसा नहीं है कि आपके पास ऑप्शंस नहीं बचे हैं।
अगर आप Right. कुछ भी चीज, और वही आपको मेहनत यार हर चीज में करनी पड़ेगी। अगर आपको लग रहा है आपकी सीवी बिल्कुल ही ब्लैंक है, और ऐसा होता है बहुत, मोस्ट ऑफ द केसेस में होता है, इट्स फाइन, तो आप सोच रहे हो कि फिर भी अच्छी जॉब मिल जाए, ऐसा नहीं होता है। तो मतलब आप रेडी रहो कि हमें भले डिप्लोमा करना पड़े, लेटेस्ट कुछ भी कोडिंग रिलेटेड आप कुछ कोर्सेज कर लो, आजकल ये सब बहुत इन है, या एमबीए भी करनी है, कुछ भी करना है, तो आप रेडी रहो कि अगर आप थक गए हो, अगर आपसे नहीं हो रहा है, एंड इट्स फाइन, मतलब यू आर ऑल्सो ह्यूमन। हम बहुत सारी ना ऐसी मोटिवेटिंग वीडियोस देखते हैं कि 6 साल तक लगा रहा, निकल गया, बट जो 6 साल खोए हैं और नहीं निकला, तो आपको उस चीज के लिए भी रेडी रहना है कि यार 4-5 साल, मतलब 3-4 साल मुझे लगता है बहुत ज्यादा है। उतना आपने अपना 100% दे दिया है, तो आपको ना बाद में रिग्रेट भी नहीं रहेगा। मुझे नहीं है, मतलब मैं जितना पढ़ाई कर सकती थी मेरे से हुई, बट अब नहीं हो रही है तो नहीं हो रही। मतलब मैं ये नहीं सोच के बैठी रह सकती लाइफ लॉन्ग कि यार 1-2 साल और पढ़ लेती तो हो जाता। नहीं पढ़ना था, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। तो अगर आपको भी लग रहा है कि यार बहुत हो गया है, तो मेहनत करो उस चीज से निकलने के लिए भी। ये मत सोचो कि Yeah. बैठे बैठे कोई अपॉर्चुनिटी आ जाएगी, वो भी नहीं आएगी। और अगर आप इतना डिप्रेस हो कि आपसे पढ़ाई भी नहीं हो पा रही है, देन तो इट्स बेस्ट कि कुछ ना कुछ आप टेकअप ही करो। मे बी 1-2 साल गैप ले लो, पढ़ के देखो, हो सकता है आपको 1-2 साल बाद नेसेसिटी भी ना लगे कि यार ठीक है, हम जो कर रहे थे वो अच्छा था, बट अभी जिस चीज में हम हैं तो वो खुश हैं। तो 3-4 years में ट्राई कर लो कि कुछ और हो जाए। सो या दैट इज इट। हाँ वही जैसे आप बोल रहे हो ना कि बच्चे अभी भी होपफुल रहते हैं कमेंट्स में कि आप पढ़ो दोबारा से, वो ना वो वही तो विशियस साइकिल है, वही तो वही चीज तो प्रॉपरली एग्जिट नहीं करने देती है। बट वन वेरी like important thing one needs to understand is that leaving UPSC preparation is not the end of the world. There are so many एग्जैक्टली, other opportunities. The world needs you. You can contribute to India's development in so many other ways. So राइट। that being said, thank you so much, Vaishnavi, for sharing your real experiential insights and पूरे पूरी कॉन्वर्जेशन के दौरान बिल्कुल यही फील हो रहा था कि ये सिर्फ वैष्णवी बता नहीं रही है, शी हैज एक्चुअली लिव्ड ऑल ऑफ दिस, चाहे वो इमोशंस हो चाहे वो वर्क एक्सपीरियंस हो. सो थैंक यू फॉर बीइंग so honest throughout the conversation, and really looking forward to do more such conversations with you. फॉर Thank श्योर यार, सेम हेयर। थैंक यू फॉर हैविंग मी, एंड दिस इज माय फर्स्ट पॉडकास्ट। सो मतलब वैसे भी मेरे लिए बहुत स्पेशल है, एंड आई रियली होप कि इससे यार कोई एक भी स्टूडेंट को अगर हेल्प मिल जाएगी, तो आई थिंक आज के पॉडकास्ट का जो हमारा पर्पस है वो सॉल्व हो जाएगा। सो या दैट इज इट, और फिर मिलते हैं, आई थिंक सी यू सून एंड सी योर you. ऑडियंस सून। Yeah, सो definitely. So, guys, you can follow and connect with Vaishnavi. I'll share her Insta handle as well as her YouTube in the description. Go ahead, hit her on the Insta message, say her hi, drop your feelings about the podcast, and let us know how did you feel about this podcast in the comment section. ताकि कोई अगर हम future conversation करें तो वो insights हम use करें और आपके questions include करें. राइट राइट राइट। हाँ Thank you जी, so much. ठीक है फिर। Namaste. Bye bye. ओके, नमस्ते, बाय।